with you. Whatever a little I have read about you and I have heard about you, I would like to connect at a personal level. Is it okay with you? After the talk, can I write? बिल्कुल क्योंकि we are a group of principals who really want to do something in the villages and all. So maybe you can help us in, yes, sure. Maybe understanding it and exploring how we can. I think I have seen you. I don't know. I'm trying to recollect. Maybe when you start talking, I don't know whether it is a webinar or whether I have read about you. I don't know, something. Yeah. Looking forward. Yeah. Okay. Thank you. We'll just wait for a couple more minutes and we'll begin by 9:10. And even the Facebook thing is live, so that shouldn't be a problem. हमारा आवाज प्रॉपर आ रहा है या आ रहा है Okay. मुझे वही थोड़ा सा टेंशन था बिकॉज मुझे याद है पिछली बार सचिन भैया भी ऑनलाइन आए थे बट देन वो आवाज की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था. हाँ एक्चुअली वो बारिश वगैरह था तब और भी ज्यादा नेट का भी प्रॉब्लम रहता है. अभी थोड़ा सब ठीक है. अरे हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस वो लेक के लिए. थैंक यू. मैं हरदम अपडेट्स पढ़ते रहता था तो आई नो दैट इट वाजंट एन इजी बैटल एट ऑल बट अभी उसमें एक अच्छा हुआ है कि गांव के कुछ महिलाएं उसमें जुड़ गई हैं. तो एक गाइड प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो गांव की महिलाएं जो पेट्रोल बोट चलाता था वो एक लड़का भी उससे इंस्पायर हुआ है. वो एक अलग अभी चल रहा है. हाँ Vijay Makka, so very interesting thing. A lot of lakes are being encroached all over the country, right? In fact, all over the world. So even in Kerala, there is one lake that is very close to a mall. So people are trying to fill it up and build a bigger mall over it or something like that. So similarly, Dhamapur Lake, which is a very rich center for biodiversity and just life in general, was being threatened by one of the local politicians. So they were trying to build a skywalk around it, and the moment you build a skywalk, so the shore line का जो life रहता है, that gets disturbed inconceivably. मतलब you cannot even recover from it. So the Samantha team, they actually stopped that thing, and I think you are getting the lake is getting some compensation also for it. हाँ एक्चुअली एनजीटी में हम लोग ने केस फाइल किया था. तो पीडब्ल्यूडी को उसका लगभग 1.5 करोड़ रुपीस उसको पे करना था बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंट को मिटिगेशन मेजर्स के लिए. तो वो अभी कर दिया है. और बीच में कुछ ये नहीं किया था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने वो पे नहीं किया था. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बेलेबल वारंट भी निकाला था एनजीटी ने, और पीडब्ल्यूडी का अकाउंट भी सीज किया था. तो अभी उन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट किया. ऊपर का सब डिमोलिश हो चुका है. अभी मई मंथ में जैसे पानी वहां का निकल जाता है तो फिर बाकी का पूरा है वो भी निकाल देंगे अभी. वाओ, that's great. And in शुरुआत ऐसी एक लेक से हुई थी. हाँ तो एक धामापुर लेक जो हमारे पास है उधर से. तो फिर अभी ये जो मूवमेंट है पूरे ऑल ओवर यहाँ के जो कोकण के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक 5 डिस्ट्रिक्ट में यही सेम मॉडल हम लोग ने एप्लीकेशन किया है वहाँ. ग्रेट. इन केरला फर्स्ट सॉरी no, you carry on. हाँ तो सिंदूर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका फर्स्ट वेटलैंड का वेबसाइट हम लोग ने लॉन्च किया था. तो सिंदूर के wetlands.in करके वेबसाइट है जिसमें जितने वेटलैंड्स है सिंदूर डिस्ट्रिक्ट के
वो सब उसका सब डेटा हम लोग ने अपलोड किया। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से किया हुआ सब डेटा है, और ये पहली भारत की वेबसाइट है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से वेटलैंड की वेबसाइट बनी है। वाओ, तो अभी और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इसको फॉलो कर रहे हैं। ग्रेट, वंडरफुल। आप कुछ कह रहे थे? आई वाज सेइंग लाइक जब केरला में हम लोग बहुत ज्यादा लिटरेट बन गए, हम लोग हमारे सारे पॉन्ड्स और वेल को मैंने पूरा बंद कर दिया, और हम लोग सोचे कि तो गवर्नमेंट का काम है ना पानी प्रोवाइड करना, पाइपलाइन, तो सब अधिकतर घरों में पॉन्ड हुआ करता था। और मैं मेरे 25 साल की उम्र तक मैं पॉन्ड में ही नहाती थी। फिर लोगों को लगा कि शर्म होनी चाहिए, बाथरूम बन गया, पॉन्ड को तो 1 सेंट जमीन मिलेगा ना बेचने के लिए। So that's how we developed in Kerala. Now people are realizing 3 times rain, still we starve for water. Imagine. So same way with this, we used to have this, and now they talk about Miyawaki forest. So every house, bigger household used to have a Miyawaki forest. We used to call it an abode of serpents. And nobody was supposed to touch it. And all wild trees grew, all sorts of shrubs and all. And then people thought, why should we? It's all superstition. They cut it, and and in Hinduism there is for everything there is an alternative. So you take those serpents and put them in a temple and sell the land. So we started selling that land too. And there was a beautiful proverb, if you touch the abode of serpent, the ponds will dry. The old days people knew if you cut trees, water will, you won't get water. So all those things happened. But then again, there is a silver line there. I don't know whether you have read about it. There's a program called 2020, which is happening in Kerala. It's a company which is spearheading this program. It's called 2020. The amazing work they have done in retrieving lakes, all those things, something beautiful. They are केरला की एक गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा किया था, और जो हम लोग ने एक्चुअली हम लोग एप्लीकेबल करना चाहते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कि जो पैडी लैंड्स हैं केरला की, पैडी फील्ड्स, तो उनको उन्होंने वेटलैंड करके नोटिफाई किया है। तो बेसिकली वेटलैंड रूल में ये नहीं आता, जो वेटलैंड 2017 का रूल है, तो उसमें पैडी फील्ड उन्होंने रिमूव किया है, लेकिन केरला में पैडी फील्ड उन्होंने इंक्लूड किया है वेटलैंड में। तो पैडी फील्ड जो है एक्चुअल वेटलैंड है बेसिकली। तो ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अभी जितने पैडी फील्ड्स हैं, तो माइग्रेशन की वजह से ऑलरेडी ये पैडी फील्ड्स मतलब खेती कोई ना, और जो जितने बचे हैं वो उसको फिलअप करके वो एनए करके उसको सेल कर रहे हैं। तो वो केरला का बहुत अच्छा मॉडल है एक्चुअली, जो यहाँ पे भी होना चाहिए कि पैडी फील्ड को भी वेटलैंड करके नोटिफाई करो एज अ स्टेट गवर्नमेंट। तो चल रहा है, अभी देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे। Actually, I'll take one more minute. In Kerala, what was happening? लोग पूरे पैडी फील्ड्स को, क्योंकि पैडी फील्ड्स इतना हमारा अपना भी था, हमारे इतना लेबर कॉस्टली है, क्योंकि हम जितना पैडी उगाते हैं वो लेबर का चार्जेस के बाद हमको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा एक जमाना आ गया, तो लोग पैडी बंद कर दिया। फिर वो उसको मिट्टी डालकर उसमें इमारतें खड़ा करना शुरू किया। So again, it created water shortage. Then government ऐसा नियम बनाया कि उसको पैडी फील्ड्स ही रहना है। लेकिन क्या हो रहा है केरला में, आप जाइए, I think 3/4 of the paddy fields कोई नहीं, कुछ उगा नहीं रहे हैं, ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग इतना लेबर बियर नहीं कर सकते। मैंने एक दिन के लिए 900 रुपीज सब, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग अपने तो करते हैं, और ये 2020 वाले लोग, वो लोग मैंने वो कॉर्पोरेट है, तो वो लोग अपने लोगों से मैंने ये करके कुछ बहुत सारे पैडी फील्ड्स को मैंने वो पैडी उगा रहे हैं। So I think we have to start now. I just
So yeah, this is what happened. So last time also जो पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा सा contribute करने की कोशिश की वो लेक केस में through the Dragonfly Meet के biodiversity study की and we made a formal record of it. तो तब भी ऐसे ही होता था कि हम लोग बस कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते थे and then we used to get stuck on these kind of discussions. So I think it's high time we started the meeting. And introduction के लिए I know I kept pestering you थोड़ा सा के bio वगैरह भेजिए करके and I was thinking कि मैं थोड़ा सा वो bio लेके I'll edit it and all, but then what you have written is just perfect as it is, so I am just going to read out because this is exactly how I pictured you. मतलब when I met you तो मेरे मन में भी यही चल रहा था सब. So I'll go ahead with the introductions. Incidentally, Mrunalini also has a very good video on YouTube about self-education and homeschooling. Hardik, sorry. Hardik, will you please ask people to mute? हाँ, कुछ आवाज आ रही है ज्यादा. Okay. Yeah, so Mrunalini has another video on YouTube that also I'll share in the Facebook link. तो उसमें भी she has discussed a lot about these traditional practices and about self-education because as I will read out, she has educated herself through life at Samantak, and at the same time 10th standard का everybody has that rage कि सब लोगों को एग्जाम देनी है. So she gave it as an experience and I will read out what she has written about that also. So we'll begin with Mohammed. We have Mohammed today from Samantak. He is a nature freak boy from Konkan. Was one of the first residents of Samantak University of Life, formerly known as School Without Walls. He migrated to Mumbai to work for a computer institute. In a little while, he started his own institute. After working for a few years, he realized that city life was not his speed and he decided to return back to Dhamapur. He is now working on conservation of ecology and tradition of the Konkan village, that is Dhamapur, and is also mentoring visiting interns and Samantak residents. So they get visitors from all over the country as well as the world. Every few days we see people pop up at Samantak and they are either developing an oven or they are looking at construction or ecology and so on. His recent work includes research projects on just give me a second. Research projects on conservation of biodiversity, tradition, and culture of Dhamapur village. He is pursuing his master's in arts and is a member of the Wetland Brief Documentation Committee appointed by district collector and also managing trustee of Samantak. So I think they are facing a little bit of network issue. Okay, we are back. All right. Now, as for Mridalini, as I was saying, that she has been educating herself at Samantak. She is the youngest and first resident of Samantak family, and she was 3 years old when she migrated with her parents from Bhopal to Dhamapur. And since then, she has never been to formal schooling. She is inclined towards literature and music. During her learning journey at Kalkeri Sangeet Vidyalaya in Dharwad, Karnataka, she developed interest in Hindustani classical, vocal music, and tabla. She successfully completed her Praveshika Purna matriculation or O level in music in Hindustani classical vocals in tabla with distinction from Akhil Bhartiya Gandharv Mahavidyalaya Mandar, Miraj.
She is now pursuing her Praveshika Pratham in Hindustani classical vocal music. Um, and she participates actively in all core jobs at the campus like traditional cooking, farming, earth construction, knitting, stitching, and natural dyeing. She is presently working actively in conducting workshops for village children on conservation of culture and ecology in Dhamapur. The last time we had met, I think you were researching natural dyes, if I'm not wrong. Yes, yes. And the Madada is now successful. So now I'm working on eco printing. Okay. So that is the background that they come from, and that is the reason why we all are here to be with you. So now I'm just going to mute myself so that we can get on with this presentation. स्टार्ट करें? Yes, yes, please. We are all eagerly waiting. नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद है. अभी हार्दिक भैया ने सब इंट्रोडक्शन तो कर दिया है. तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मेरा तो बैकग्राउंड, मृणाल ने तो 3 साल की उम्र से ही वो स्कूल में तो नहीं गई, लेकिन मैं तो पूरा फॉर्मल एजुकेशन में 10th तक मैंने कंप्लीट किया फॉर्मल एजुकेशन. और जब हम लोग 2007 में जब मैं यहाँ पे आया, तब मृणाल को देखा, 3 साल की लड़की है और ये स्कूल नहीं जा रही है. तो ये कुछ दिमाग में कुछ जैसे सब लोग का होता है ना, स्कूल नहीं जाते हैं. तो हमारे गांव में एक ऐसे रहता है कि कोई स्कूल नहीं जाता तो उसको बहुत डांटते हैं घर पे. अरे यार, ये स्कूल नहीं जाता, ये ऐसे करता है, या फिर ऐसे आवारा लड़का है, इस तरह का एक इमेज बन जाता है. तो एक ऐसा ही इमेज हमारे गांव में भी था कि कोई स्कूल नहीं जाता तो ऐसे ही कुछ बोलते थे. और जब पहली बार यहाँ पे आया और जब देखा कि ये मृणाल स्कूल नहीं जाती है या किसी को स्कूल नहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक अलग से कुछ दिमाग में था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है. तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सीखते गए, रह रहे थे यहाँ पे, तो बहुत सी अलग अलग चीजें हम लोग को जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उस रिलेटेड. तो पहली चीज तो ऐसे थी कि जैसे हम लोग ने देखा है, स्कूल में हम जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10वीं तक पढ़ते हैं. तो जब मृणाल को देखते हैं तो हम बहुत ही मृणाल के बारे में ऐसे लगता है, जलस फील करते हैं कि यार हम लोग ने फर्स्ट टू 10th स्टैंड तक 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 10 साल बिता दिए. तो ऐसे ये तो बहुत जल्दी इसने 10th कंप्लीट कर दिया. तो हम लोग को ऐसे मिलता तो शायद हम लोग और भी ज्यादा आगे पढ़ लेते. मतलब पढ़ ही रहे हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ऐसे कुछ है. तो हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जैसे गांव में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे अभी, तो गांव की लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस से बहुत चीजें सीखते रहते हैं. तो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी स्कूल की लाइफ, एक थोड़ा बाद में मृणाल भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एक स्कूल की लाइफ कैसी होती है, तो एजुकेशन जो है एक सिर्फ किताबों में नहीं है कि जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं या उसको एक बुक रीड की, उसका इतिहास पढ़ा, फिर उसका भूगोल का अभ्यास किया, तो ऐसे कुछ नहीं है. तो हम लोग जैसे हमारे स्कूल में एक मराठी ये होता है जो प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं, और हाई स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज में जाते हैं. तो ये तीनों जो स्कूली शिक्षा है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं एज अ स्कूली लाइफ में. तो जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, तो हमारे गांव में जो स्कूल है उसमें क्या होता था कि बहुत लिमिटेड बच्चे होते थे, ज्यादा बच्चे नहीं होते थे. तो बहुत एक रह के हम लोग वहाँ पे कुछ जो पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह वो सब. तो लेकिन अलग जो एक्टिविटी थी तो क्या थी कि स्कूल को साफ करना ये हम लोग ही करते थे, जो बच्चे हैं स्कूल में वो करते थे. दूसरी चीज थी कि जो डोर है, तो डोर को हम लोग को हर सुबह एक एक जो लड़का है उसको एक फूलों का हार बनाना होता था, या कुछ जो कुछ फोटोज हैं उनके लिए हार बनाने होते थे. तो जो हम खुद के अंदर एक अलग सी एक होती थी कि कैसे हार हम अलग अलग बना सकते हैं. तो अब जाके हम लोग को समझ में आता है कि ये चीज, जैसे हम बाद में हम हाई स्कूल में जाते हैं, तो हाई स्कूल में जाने के बाद ये सब चीजें बंद हो जाती है.
तो स्टार्टिंग आप आपके क्लासरूम के अंदर एंटर भी करते हो तो आपको चप्पल डाल के ही अंदर जाना होता है। हम जब प्राइमरी स्कूल में थे तो आपको चप्पल बाहर लाइन में रख के फिर अंदर जाके हम लोग को बैठना होता था। साफ करने के लिए कोई पियून आएगा जो उसको साफ करेगा, और चप्पल वगैरह वो सब कहीं भी डाले हैं उसका कुछ ध्यान नहीं देगा। साफ सफाई करने के लिए अलग कोई बंदा है जो उसको साफ करेगा। कॉलेज में जाते हैं तो ये सब चीजें तो बहुत ही बिगड़ ही जाती हैं। तो जब अभी हम लोग सोचते हैं, मैं अभी सोचता हूँ इस बारे में, तो पता चलता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो हम कहीं नेचर से कनेक्टेड थे। जब हम फूल लेने जाते तो अभी आप किसी भी बच्चे को पूछो किस प्रकार के फूल आपके आसपास होते हैं तो हार्डली वो 2-3 नाम ही बता पाएगा। आप ट्राई करके देखो, आप सोचो कोई भी बच्चा, अभी सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स भी है, बच्चे भी है, आप कितने फूलों के नाम आपको पता है? तो हार्डली आपको 3-4, जो उसमें से सिर्फ गुलाब आपको पता होगा या मोगरा पता होगा, लेकिन जो लोकल फूल्स हैं जो हमारे आसपास निकलते हैं वो किसी को भी पता नहीं है। और जो आजकल जो गार्डनिंग भी करते हैं तो वो भी ऐसे फॉरेन जो फ्लावर्स हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स है इसकी करते हैं। तो जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो प्राइमरी स्कूल में ये हम एक नेचर से कनेक्टेड थे, तो हम लोग को पता चलता था कि ये फूल किसका है, ये फूल का क्या ये फूल के भी कुछ औषधि गुणधर्म होते हैं तो उसका क्या फायदा है। तो ये सब चीजें हम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आती थी। तो इस प्रकार के हम उससे सीखते थे। जैसे एक कमल का फूल निकलता है जो हमारे स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, तो पॉन्ड में से बहुत सारे अलग अलग कमल निकलते थे। तो कमल का हम फूल तो निकाल लेते थे, तो जब हम गांव में घर में बात करते थे कि हम कमल के फूल लाने जा रहे हैं तो घर में बोलते थे कि यार एक काम करो कि कमल के फूल का एक छोटी सी कली निकलती है उसके अंदर, तो उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, तब वो भी निकाल के लेके आओ। तो इससे पता चलता था कि अरे हाँ, इसकी हम सब्जी बना के खा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू है जो हम लोग खा सकते हैं। कमल के जो पत्ते होते हैं वो एज अ आप प्लेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग को उसमें पता चलती। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था कि आपको एक फूलों का हार बनाना है, लेकिन फूलों का हार बनाने के बाद भी आपको कितनी सारी चीजें पता चलती हैं कि जैसे इससे हम सब्जी बना सकते हैं, ये कमल का फूल इसके लिए काम आता है, और भी अलग अलग फ्लावर्स हैं उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो एक नेचर में जाके, तो ये नेचर में जाने वाली सिस्टम है जैसे हम आगे आगे सीखने जाते हैं। और अभी तो प्राइमरी स्कूल में भी ये सब चीजें बंद हो गई है, तो ये सब चीजें थी। और जैसे हम मृणाल को हम देखते हैं ये सीख रही है 3 साल की जब आई थी तो सिर्फ उसको हिंदी बोलना आता था, हिंदी के अलावा मराठी वगैरह वो सब लैंग्वेज नहीं जानती थी। तो विद इन 1 साल वो मराठी भी सीख गई, अच्छे से पढ़ना लिखना भी सीख गई। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी हमेशा एक छड़ी लेके बैठते थे, इसको ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, तो नहीं निकालते थे उसको मार पड़ती थी, पीटते थे, अरे ऐसे नहीं, फिर डांटते थे। तो ये बड़े बड़े फ्लो चार्ट, ये चार्ट लगाए हुए रहते थे कि आ ई का जो चार्ट होता है, तो एबीसीडी का रट्टा मारो, 1 2 3 का रट्टा मारो। लेकिन इसको देख के हम लोग बोला अरे ये तो कभी सीखी नहीं, हम लोग ने उसको कभी ऐसे कभी सीखा ही नहीं है, तो ये कैसे सीखी? ये बहुत ही एक रहस्यमय ही है कि वो कैसे सीख गई यहाँ पे रह के। तो इससे पता चलता है कि हम लोग जब एक माहौल क्रिएट करते हैं पढ़ाई का, तो जो हमारे साथ रह के हम मराठी में ज्यादा बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मराठी सीख गई, उसको अलग से कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम लोग अभी इंग्लिश की क्लास लगाते हैं, फ्रेंच की क्लास लगाते हैं, तो ऐसे अलग अलग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ जो एक माहौल क्रिएट होता है उस माहौल में ही सीखी। या इंग्लिश की बात करते हैं तो जो ज्यादा हमारे यहाँ पे फॉरेन से कुछ लड़के आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, तो उनके साथ रह के इंग्लिश सीखना, तो ये सब चीजें नेचुरली चीजें सीखना इसका स्टार्ट हुआ। तो एक मृणाल अभी उसके कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करेगी, तो हम ऐसे बीच बीच में बात करते रहेंगे। ओके, तो अभी आपको जैसे मोहम्मद भाई ने बताया कि यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं जाता, कॉलेजेस नहीं जाता, और यहाँ पे कोई टीचर्स भी नहीं आते हमें सिखाने के लिए। यहाँ पे हम पूरे दिन बुक्स में नहीं रहते हैं, मतलब हाँ हम बुक्स एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, पर हम पूरा बुक्स पे डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि जो बुक्स में लिखा रहता है वो किसी ने तो भी एक्सपीरियंस किया है, मतलब वो मतलब एक पूरा सच होगा ऐसा नहीं है, तो किसी ने तो भी एक्सपीरियंस किया है। तो
हमें हमारा खुद का एक्सपीरियंस करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम दिन भर अलग अलग कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है। मतलब आज तक 12 साल हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ को, तो आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं रहा कि हाँ आज चलो आज कोई काम ही नहीं है बैठते। हर दिन कुछ तो भी नया होते रहता है। जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती है वो हमारा सिलेबस रहता है। यहाँ पे जैसे आपको सिलेबस होगा आपके स्कूल में, या कोई भी स्कूल होती है तो उसको एक सिलेबस रहता है। वो जो सिलेबस रहता है वो कोई और डिजाइन करता है। मतलब कोई दिल्ली में बैठता है, कोई स्टेट महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र बोर्ड हो तो वो महाराष्ट्र का सिलेबस रहता है, तो कोई तो भी और उस सिलेबस को लिखता है। पर हमारे यहाँ रिटर्न सिलेबस नहीं, हम यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारा सिलेबस बन जाता है। तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, आप जैसे स्कूल में सीखते हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, तो हर एक घंटे का अलग अलग अब सब्जेक्ट रहता है। अभी 1 घंटा साइंस है, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी है। तो हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ नहीं रहता। मतलब हम कोई भी काम करते वक्त उस एक काम में हम सब सब्जेक्ट सीख जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैथ्स लो तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो मैं मैथ्स कैसे सीखती हूँ, या यहाँ पे कोई भी मैथ्स कैसे सीखता है। तो जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो अगर मैंने 100 ग्राम फेनुग्रीक सीड्स ली, मेथी की सीड्स, तो वो 100 ग्राम सीड्स को कितनी जगह लगेगी, फिर उस कितनी स्क्वायर फुट की जगह लगेगी, तो उसका मेजरमेंट लेना, फिर उस हिसाब से उसको उसमें जो भी उसको सरी बोलते हैं हम, मतलब उसको लाइंस करना उस जगह में। और फिर अगर 100 ग्राम सीड्स है फिर उसमें कितने लाइंस करनी चाहिए, फिर अभी उस सीड्स को हमें कितना पंचगव्य, मतलब उसको कितना हमें दवाई देना चाहिए उस फार्मिंग करते वक्त, तो उसका मेजरमेंट करना। तो फिर इसमें मैथ्स आ गया। तो ऐसे अलग अलग कामों में से हम मैथ्स सीखते हैं। फिर अगर साइंस की बात ले लो तो फिर जब अपनी माँ किचन में कुछ बनाती रहती है तो उसमें बहुत बड़ा साइंस है। मतलब किचन ये आपकी एक साइंस लेबोरेटरी है। जब आप तेल गरम करते हो और उसमें आप जब राई डालते हो तो वो राई क्यों मतलब फूटती है। अगर उसमें आप जीरा डालते हो तो वो जीरा क्यों नहीं फूटता। या अगर आप पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म होने के बाद उबलता है पर ऊपर नहीं आता, पर दूध गर्म होने के बाद ऊपर आता है। ऐसे क्यों होता है? तो इसके पीछे एक साइंस है। अगर आप ज्योग्राफी ले लो तो मैं मतलब ज्योग्राफी कैसे सीखी, तो वो ऐसे कि जब भी हम अभी भी हम कभी भी बाहर जाते हैं ट्रेन में से वगैरह, लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है, तो मैं उस ट्रेन कौन कौन से स्टेट में से जाएगी, कौन कौन से स्टेशन उस ट्रेन को रुकेगी, वो सब मैं नोट डाउन करती हूँ। मतलब हम यहाँ पे कोई भी जाते हैं तो हम ज्यादातर देखते हैं कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो फिर हम लोग वो ट्रेन को किस रूट से जा रही है वो सब लिखते हैं। फिर वो स्टेशन जिस स्टेशन पे वो रुक रही है वो कौन से स्टेट में आता है, फिर उस स्टेट का क्या हिस्ट्री है, उस स्टेशन का क्या हिस्ट्री है। ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार मैं पौंडीचेरी जा रही थी, तो बीच में कर्नाटक का एक कौन सा तो भी छोटा सा स्टेशन था। तो वो सब मतलब जर्नी शुरू होने से पहले मैं सब लिखती हूँ वो स्टेशन वगैरह कौन से आते हैं। तो वो स्टेशन का नाम मैंने लिखा और फिर जब उसका हिस्ट्री देख रही थी, गूगल पे सर्च कर रही थी, तो उसकी हिस्ट्री बहुत मतलब इंटरेस्टिंग थी कि वो उस कुछ एक इलाके का वो एक राजा था और मतलब वो बहुत छोटा सा एक क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट था और गांव थे वो 4-5 गांव का वो राजा था। और बहुत साल मतलब जो साउथ के जो भी जो लड़ाई जिन्होंने की, जैसे बहुत सारे साम्राज्य थे, जैसे पल्लव थे, चोल थे, तो ये सब बहुत शक्तिशाली राजा हम इनको मानते हैं। पर वो जो राजा था छोटा, जिसके पास बस 4-5 गांव थे, जिसमें वो स्टेशन मतलब वो गांव था, तो वो राजा को कोई हरा नहीं पाया। मतलब बहुत साल वो जो 4-5 गांव है वो पल्लव और चोल ऐसे जो साम्राज्य इनको नहीं मिल पाए। बहुत सालों के बाद फिर वो उन्होंने वो जीत लिया। तो अभी ये हिस्ट्री पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि बहुत कोई तो भी बड़ा स्टेशन होगा, इसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो पर जब गाड़ी वहां पे रुकी तब वो इतना छोटा स्टेशन था। मतलब वहां पे कोई एक फार्मर था, वो अपने बकरियों को और गायों को चराने मतलब बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि जब बहुत रूरल एरिया दिख रहा था,
स्टेशन भी बहुत कुछ डेवलप नहीं था। तो ये जो मतलब बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर हम इन पे ध्यान नहीं देते। और जब ऐसे हम उनको ढूंढने जाते हैं तो उसमें हिस्ट्री भी समझ में आ जाती है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस एक बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है जो हम किताबों में पढ़ के नहीं सीख सकते। कि जब हम अपनी ट्रेन जब महाराष्ट्र से जब कर्नाटक जाती है तो मतलब बाहर का स्टेशन पे जो माहौल है या फिर जो बाहर का जो क्लाइमेट है वो चेंज होते हुए दिखता है। मिट्टी का हमें जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होते दिखता है। उससे पता चलता है कि हाँ अभी नया स्टेशन आने वाला है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम रतलाम स्टेशन जाते हैं तब बाहर बहुत सारी आवाज आती है, रतलामी सेव रतलामी सेव। जब हम हमारे यहाँ मतलब आप जब हमारे यहाँ आओगे कोकण रेलवे साइड पे तो जब आपको कुडाल स्टेशन लगेगा तो यहाँ का एक फेमस चिवड़ा है जिसको वराडचो मालवणी चिवड़ो ऐसे बोलते हैं। तो फिर स्टेशन पे वराडचो मालवणी चिवड़ो ये सुनाई देगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें है ना, ये बहुत हमें कुछ सिखा के मतलब सिखाई नहीं जा सकती, वो एक्सपीरियंस करने की बातें हैं। तो ये जो हम जब ट्रेन में रहते हैं तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते हैं जो बातें करते हैं। उनका पहराव जो होता है, उनका खान पान जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो उसमें से भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है हमें। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ में हम सीखते हैं। तो ऐसे इस चीजों में ये नहीं देखा जाता कि हाँ देखो ये अभी ज्योग्राफी का भाग है, ये अभी देखो हमने हिस्ट्री सीख लिया। वो हम ऐसे खुद में खुद सीख जाते हैं। फिर शाम को हम मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रहते हैं। यहाँ पे हर जो कोई है उन सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल्स है। तो वो एक काम में सब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबके पोटेंशियल्स बाहर निकलते हैं। और ज्यादातर हम लोग को लर्निंग पे ज्यादा ये रहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज आती है तो वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक विश्वास दादा नाम का एक भैया है तो वो ज्यादातर मिट्टी के कंस्ट्रक्शंस में रहता है। तो मतलब अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन पे रहता है। तो यहाँ पे मैं हूँ, वो ज्यादातर लिटरेचर और म्यूजिक में ज्यादा हूँ। मोहम्मद भैया जो है वो क्योंकि उसको मालवणी आती है यहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो वो यहाँ पे ज्यादातर विलेजर्स के साथ कंजर्वेशन प्रोग्राम और ऐसे सारे मतलब सेशंस लेते रहता है। तो ये सब अपने अपने पोटेंशियल्स है जो हम यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा उसको महत्व है। और हम एक दूसरे के साथ वो शेयर करते करते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अभी जैसे हमने अभी एक नया कुआं बनाया है हमारे घर के सामने। तो वो कुआं बनाते वक्त भी हमने लाए बाहर से, पर वो कुआं बनाते वक्त भी हम बहुत कुछ सीखे। यहाँ का जो ट्रेडिशनल कुआं बनाने की मेथड है वो हम सीखे। फिर अभी उसका हम डॉक्यूमेंटेशन हमने कल से चालू किया है कि वो कुआं बनाने के लिए कितने हमें आर्टिजन्स लगे। तो अभी कुआं बनाना मतलब हमें लगता है कि हाँ कोई लेबर आए, उन्होंने वो पत्थर बस बांध दिए और कुआं बन गया। पर ये मुझे भी नहीं मालूम था। पर जब हमने कुआं बनाना स्टार्ट किया तब पता चला कि हाँ एक इतनी सी छोटी सी बात में कितने आर्टिजन्स हमें 5-6 आर्टिजन्स हमें लगे इस एक कुआं बनाने के लिए। मतलब ये जो हम कुआं बनाने का एक विषय था, एक कुआं बनाना है। तो कुआं बनाते समय कितने कितने चीजों के हम लोग ने विषय को हम लोग ने हाथ लगाया कि जैसे उसमें ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है और स्किल्स भी है। तो ये सब चीजें हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे जितने हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें उसका अभ्यास बहुत ज्यादा होता है। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर हम लोग एक अभ्यासपूर्ण काम करते हैं। जैसे कुएं का एक उदाहरण ले लें तो कुआं बनाने के लिए आपको पहले क्या करना है, तो वाटर टेस्ट करना होता है। तो जमीन के अंदर पानी आपको उतने गहराई पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या करते हैं कि एक कोई बंदा आता है, वो नारियल लेके वो पानी को ढूंढता है कि पानी कहाँ पे है। वो नारियल किसी को पता होगा, अभी गांव में यहाँ पे जनरली ऐसे लोग करते हैं कि एक नारियल लेके एक बंदा घूमता है, वो नारियल जहाँ पे ऐसे तिरछा हो गया तो वहां पे उसको पानी निकलता है। या फिर वो ऐसा कोई भी ये रहती है ना अपनी लोखंड की सीख लेके ऐसे कान लगा के सूंघता है। तो ऐसे करके वो पानी ट्रेडिशनली ढूंढने का एक प्रोसेस था। तो हम लोग ने इसको और भी पढ़ना स्टार्ट किया कि ये पानी कहाँ कैसे मिलेगा, जमीन के अंदर कैसे पानी पहले कैसे ढूंढते थे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें सामने है कि कोई भी एक
पर्टिकुलर पेड़ होता है, जैसे औदुंबर का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है, तो इसके लगभग 8-10 फुट आप आसपास खोदेंगे या कुछ अलग दिशा में खोदेंगे तो आपको वहां पे पानी मिलेगा। तो ये आपका पढ़ाई हो गया, आप साइंस भी उसमें पढ़ लिया, हिस्ट्री भी पढ़ लिया कि आप पहले के जमाने में इसको कैसे करते थे। या फिर एक टेक्निक है, जैसे आप ये कुआं बनाने के लिए एक तो पहले आपने पानी का ढूंढा, या फिर जिसको टर्माइट के जो हिल्स होते हैं, टर्माइट, तो टर्माइट जहाँ पे है उसके आसपास आपको पानी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये हम लोग ने उसमें पढ़ के फिर ये समझ में आया। दूसरी बात है कि जो हम पत्थर लगाते हैं कुएं के अंदर, तो कुएं के अंदर पत्थर लगाते समय आपको एक साचा बनाना होता है। तो अभी लगभग सब लोग क्या करते हैं, एक सीमेंट के साचे बनाते हैं। तो हम लोग को, ताकि हम लोग कोई भी एक सीमेंट इस कुएं में यूज नहीं करेंगे, तो ट्रेडिशनली क्या था, तो बाद में पता चला कि पहले एक लकड़ी यूज करते थे। नॉर्मली हमारा समझ क्या होता है कि लकड़ी को पानी लग गया तो लकड़ी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए पर्टिकुलर कौन सी लकड़ी आपको लेनी है, तो उसके लिए भी पीछे साइंस है कि कौन सी लकड़ी पानी में भी अच्छी रहती है। तो जामुन की लकड़ी है, ऐसे अलग अलग लकड़ियां हैं, पेड़ हैं जिसकी लकड़ी पानी के अंदर भी अच्छी रहती है, वो सालों साल चलती है। तो जामुन की लकड़ी आप उसको कट करो और उसका तुरंत एक आर्टिजान है जो कारपेंटर है, उसका बहुत अच्छे से वो साचा बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं। तो वो पानी के अंदर, कुएं के अंदर होता है और उसके ऊपर सब जो लैटराइट स्टोन है वो लगते हैं। तो इसको सैकड़ों हजारों साल भी हो गए तो वो लकड़ी कभी भी सड़ती नहीं है, वो अच्छी रहती है। और ये पानी प्यूरिफाई करने का भी काम करती है, जो जामुन की लकड़ी। तो ये कितना बड़ा साइंस है। तो इसको आगे हम लोग कैसे करना है कि इसके पीछे फिर साइंटिफिक रीजन क्या है, जामुन की लकड़ी क्यों नहीं सड़ती, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब बाद में उसमें पता चलता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, कुएं का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टडी हुई। तो पहले हम लोग को लगता था कि एक स्क्वायर में बनाए, क्योंकि पुराने जमाने में स्क्वायर में भी स्ट्रक्चर्स बनते थे। तो बाद में पता चला कि नहीं, स्क्वायर से भी ज्यादा जो मजबूत स्ट्रक्चर है वो राउंड है। तो राउंड स्ट्रक्चर के बारे में फिर पढ़ाई करना चालू किया। तो ये स्ट्रक्चर की पढ़ाई हो गई, एक आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई हो गई। तो फिर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर बनाते समय भी हम लोग को कहीं भी सीमेंट यूज नहीं करना था। तो फिर इसको कैसे करते हैं, तो वहां पे एक लॉकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो एक जो पत्थर है उसको साइड के उसके जो कॉर्नर्स है उसको कट करके एज अ लॉक करके वो पूरा कुआं, मतलब 30 फीट का हम लोग ने अभी कुआं बनाया, वहां पे कहीं भी हम लोग ने सीमेंट नहीं यूज किया। तो ये पूरा कुआं उससे बना है। तो इसमें हम ज्योग्राफी भी सीखते हैं कि कहाँ पे भी कुआं कहाँ पे करना है। तो हमारे पीछे जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्रीक है, तो उसमें सलाइन वाटर है। तो सलाइन वाटर जहाँ सलाइन वाटर है वहां पे आप ज्यादा गहरा खोदोगे तो आपको सलाइन वाटर मिलेगा, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है कि कहाँ पे कुआं खोदना है, उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से वो कहाँ कुआं होना चाहिए। आप लैटराइट स्टोन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको उस जगह का अभ्यास करना होता है। तो वो हम लोग ने किया। तो इसमें आपको एक ज्योग्राफी का भी अभ्यास हुआ, एक पारंपरिक ज्ञान जहाँ पे लकड़ी कौन सी यूज करनी है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इससे आप उसका साइंस आप लोग ने सीखा। तो ऐसे अलग अलग चीजें, एक ही विषय में हम अलग अलग चीजें यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे एक धामापुर लेक का भी हम लोग ने जब एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा लेक है धामापुर लेक, जो 1530 साल में बांधा थे। तो इससे जब हम इसकी पढ़ाई शुरुआत की करना, तो इसमें भी बहुत अलग अलग आयाम हम लोग को सीखने मिले। तो एक सिर्फ जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट को देखते हैं कि अभी हम लोग को सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट सीखना है या इंग्लिश सब्जेक्ट सीखना है या फिर ज्योग्राफी सीखना है, तो सिर्फ हम वही एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो ज्योग्राफी के थ्रू हम इतिहास भी सीख सकते हैं, या इतिहास के थ्रू हम साइंस भी सीख सकते हैं, साइंस के थ्रू हम गणित भी सीख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कहीं भी तो एक कंपार्टमेंट कर देते हैं, तो फिर हम लोग नहीं सीख पाते। तो हमारे यहाँ पे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, एक पूरा वाइल्ड सब्जेक्ट होता है कि जिसका अलग अलग आयाम पे हम लोग सीख सकते हैं। तो धामापुर लेक की हम लोग बात करें तो वो तालाब कैसे बांध रहे थे, उसके लिए कैसे यूज किया उन्होंने। जैसे हम देखते हैं कि धामापुर लेक जो हमारे यहाँ पे है वो ऊपर है, जो नॉर्मल हाइट से, गांव की जो हाइट है उससे ऊपर है। तो ग्रेविटेशन फोर्स से हम लोग पानी यहाँ पे लेते हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो ये सब चीजें पहले के जमाने में सब लोगों को पता ही थी। तो अभी हम लोग सिर्फ उसको ग्रेविटेशन फोर्स के रूल्स याद करते हैं, वो कितने मार्क्स के लिए ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, क्या आएगा।
तो ये हम एक्सपीरियंस करने की चीज है बेसिकली। तो गांव तालाब ऊपर है, हम लोग नीचे हैं, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है। इसके लिए आपको कहीं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी किसी को भी अभी पूछो कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो बंदा पूरा वो रट्टा मार के आपको बताएगा कि हाँ अरे ये ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे होता है वैसे होता है। तो लेकिन जो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है वो कहीं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोग यहाँ पे रह के आपके आसपास ही बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एक स्टडी हमारा स्टार्ट रहता है यहाँ पे। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आप में से बहुत से बच्चे हैं, तो आपके घर में या फिर आपके स्कूल में झाड़ू होंगी, ब्रूम। तो आपको पता है अभी पूरे भारत में जो एक स्टडी किया है उससे पता चलता है कि हमारे भारत में करीबन 500 प्रकार के ब्रूम्स है, झाड़ू है। तो अलग अलग गांव या अलग अलग जैसे बोलते हैं कि हर 20 किलोमीटर्स पे आपको लैंग्वेज या फिर जो भी कल्चर है वो बदलता दिखेगा। वैसे सेम थिंग झाड़ू की है। तो आप अलग अलग रीजन में जाओगे तो उस रीजन के हिसाब से, उस रीजन की जो जमीन है उसके हिसाब से झाड़ू डिजाइन की है। तो अभी तो हम वो मार्केट की लाते हैं जो प्लास्टिक की बनी है, और उसको वो झाड़ू नहीं, मैं मतलब ट्रेडिशनल झाड़ू की बात कर रही हूँ। तो वैसे हमारे यहाँ जो झाड़ू बनती है हमारे इलाके में, तो वो जो नारियल के जो पत्ते होते हैं, तो उसको वो लोग तराश के वो झाड़ू बनाई जाती है। पर अगर यही मैं कर्नाटक में जाऊंगी तो वो एक बहुत छोटी से, मतलब नारियल जैसा ही वो पेड़ होता है, पर वो बहुत छोटे से उसकी बहुत पतली पतली उसकी डंडियां रहती है, तो उससे वो लोग झाड़ू बनाते हैं। तो अभी इसके पीछे क्या कारण होगा? कुछ कुछ तो भी मतलब उस सॉइल का ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो जो जमीन है वो मतलब गोबर से लीपी जाती है, पर वही कर्नाटक में शायद कुछ तो भी अलग होगा, इसलिए उधर उधर की झाड़ू अलग है। वहाँ कुछ अलग पेड़ मिलते होंगे उनको जो झाड़ू बनाने के लिए अच्छे है, इसलिए उनकी झाड़ू अलग होगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है। अभी आप जहाँ पे रहते हैं, अभी आपके यहाँ जो कोई भी, अभी शायद आप सिटी में रह रहे होंगे, पर आप ये स्टडी करो कि आपके यहाँ पहले कौन सी झाड़ू बनाते थे। आपके इलाके में झाड़ू बनाने की जो डिजाइन है वो कैसे अलग है। तो इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। एक तो ये सीखने मिलेगा कि वो स्ट्रक्चर का स्टडी आपको सीखने मिलेगा। कहीं कोई झाड़ू बहुत छोटी रहती है, कोई बहुत बड़ी रहती है। तो आपको पेड़ पता चलेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ है जो झाड़ू बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको नॉटिंग सीखने मिलेगी, जो अभी मैं भी नहीं सीखी हूँ, मुझे भी सीखनी है। तो नॉटिंग कैसे करते हैं झाड़ू की, बस ऐसे नहीं कि वो तीन का सब लिए और बांध लिए, उसकी बहुत बहुत आर्ट है वो नॉटिंग करने की। तो आपको वो आर्ट सीखने मिलेगी। तो आप ऐसे कोई भी मतलब छोटी सी चीज उठा के आप उसमें से बहुत सारे आयाम आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग जैसे हमारे पास भी ये सब कोई चीजें नहीं थी कि एक, जैसे मृणाल ने बताया कि हमारा कोई सिलेबस नहीं है पर्टिकुलरली कि ऐसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग भी इसमें इवॉल्व होते गए। तो एक चीज हम लोग ने देखी कि हम लोग को स्टार्टिंग हमारे खुद से करनी है, हमारे नजदीक से करनी है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो स्कूली शिक्षा भी हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग बहुत दूर से होती है, फिर हमारे पास आते हैं। जैसे बोस्टन टी पार्टी का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग सीखते हैं, लेकिन गांव का इतिहास किसी को पता नहीं होता। अरे लेकिन जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं या फिर जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, उस इलाके का भी कुछ हिस्ट्री होगी, उस इलाके की भी कुछ डाइवर्सिटी है, उस इलाके का भी कुछ ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस है, वो हम लोग नहीं सीखते। हम लोग बहुत दूर का सोच सीखते हैं, और जो हमारे नजदीक का है
हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्ट हुआ था नेट। हाँ, तो बात ये कर रहे थे कि हम लोग जैसे स्टार्टिंग जो करते हैं, आपको खुद के स्टार्टिंग हमारे यहाँ नजदीक से करनी है और फिर आपको दूर तक जाना है, दूर से नजदीक नहीं आना है बेसिकली। तो स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं कि कोई आप जैसे, पता नहीं आप सब लोग ज्यादातर लोग अभी सिटी से होंगे, तो हम ज्यादातर पेरेंट्स का या फिर बच्चों का होता है कि ठीक है आप लोग तो गांव में रहते हैं, आपको यहाँ पे नेचर है, सब चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, हम वहाँ पे कर सकते हैं, आप हम लोग कैसे करते हैं अभी। तो लेकिन बहुत सारी चीजें भी हैं जो हम सिटी में रह के भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सिटी मतलब ये नहीं कि उसका सिटी का एक डिजाइन अलग किया, वो अलग ये बात है, हम उसके बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं आपके घर में रह के ही। तो जैसे मृणाल ने बताया कि किचन भी एक है, कि किचन से हम लोग बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अरे ये मत काट, वो मत कर, अरे ये मत कर। हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते हैं अरे वो मत कर, वो मत कर। लेकिन ऐसे नहीं बोलते कि हाँ बच्चे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उसको सब्जी काटनी, प्याज काटनी है तो नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, वो चाकू लग जाएगा। आप प्रिकॉशंस ले लो, लेकिन प्रिकॉशंस के समय जब वो प्याज काटता है तो प्याज काटते समय आपके आंखों में से पानी आता है। तो ये भी एक साइंस है कि वो बच्चों को एक्सपीरियंस तो करने दो कि प्याज काटने के बाद आंखों में पानी क्यों आता है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं करने देते हम लोग। या फिर किचन में वो कुछ करना होता है, हम नॉर्मली जो हम जब हम छोटे रहते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे मस्ती करते हैं, लेकिन वो मस्ती को हम कैसे, हम पेरेंट उसको कैसे हैंडल करें, वो नहीं करते। हम उसको हमेशा बोलते हैं, निगेटिव ही बोलते हैं, ए मत कर, वो मत कर, वो मत कर, सिर्फ उसको नहीं नहीं नो नो इसमें ही डाल देते हैं। लेकिन उसको वही, इसको एक आटा गूंदना, जैसे हम लोग, मुझे तो पता है कि जैसे मैं छोटा था तो हमेशा वो आटा गूंदना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम अभी पेरेंट्स के घर में जाएं और पूछें कितने बच्चे को है आप आटा देते हो गूंदने के लिए, तो नहीं देते, किचन में एंट्री नहीं होती है, अरे वो लग जाएगी, वो करेगा, ये करेगा। तो आप प्रिकॉशंस लेके बहुत सारी चीजें हम उसको करने दे सकते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग का पार्ट है, तो किचन गार्डनिंग में पेड़ कैसे उगता है ये एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जब हम एक सीड डालते हैं, वो सीड डालने के बाद वो छोटा सा पौधा निकलता है, पौधा का फिर सब्जी बनता है या फिर उसमें से फल निकलता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस तब बच्चों को बहुत जरूरी है देना। तो किचन गार्डनिंग है या फिर किचन कंपोस्टिंग है, तो कंपोस्टिंग भी हम कैसे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसमें भी बहुत बड़ा साइंस है कि एक चीज है उसको विघटन कैसे होता है, एक कंपोस्ट क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और फिर आप उसको थ्योरी सिखाओ। लेकिन ये आप हमारे साइंस के किताब में था कि जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था तब एक कंपोस्टिंग की एक प्रोसेस बड़ी लिखनी होती थी 10 मार्क्स की। लेकिन आप अभी मुझे बोलो कि कंपोस्टिंग की प्रोसेस, आप कभी भी नींद में से उठा के बोलोगे कंपोस्ट कैसे होता है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे याद है कि 8-9 स्टैंडर्ड में मैंने पूरा वो रट्टा मार के लिखा था, लेकिन उसका कभी यूज नहीं आया। लेकिन जब मैं अभी एक्सपीरियंस करता हूँ तो एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, एक साइंस की एक डेफिनेशन होती है कि कोई भी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एनर्जी है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते या फिर एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म नहीं कर सकते। एक एनर्जी है वो हमेशा किसी भी चीज में बदलती रहती है। तो ये रट्टा मारने के लिए मैंने पूरे मुझे अभी भी याद है कि 8 स्टैंडर्ड में मैं था, तो मुझे पूरा दिन वो टीचर ने बाहर रखा था कि इसको अभी तक ये याद नहीं है। लेकिन जब मैं अभी ये खुद किया और बाद में मुझे इसके पीछे का साइंस पता चल, तो मैं डेफिनेटली किसी को भी बता सकता हूँ कि एनर्जी कैसे एक दूसरे में बदलती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती या खत्म नहीं होती। तो ये एक्सपीरियंस का बात है कि हम एक्सपीरियंस करने के लिए बच्चों को सिखा है कि एक पेड़ कैसे उगता है, किचन में एक कोई भी हम चीज डालते हैं तो कंपोस्ट होकर उसकी मिट्टी कैसे बनती है। तो ये बहुत चीजें हैं जो हम उसको एक्सपीरियंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं करते या फिर बच्चों को खुला नहीं छोड़ते वो करने के लिए। तो इसलिए अभी मृणाल जो है वो पूरा खाना बिना बना लेती है, हम लोग तो अभी बना लेते हैं, लेकिन मृणाल भी अभी 10-12 साल की थी, वो खाना बनाना सीख गई थी। उसको अब किसी क्लास में नहीं डाला था, वो कुकिंग क्लास में जाओ सीखे। वो हमारे साथ रह के एक माहौल बनाना होता है पेरेंट्स के लिए भी। नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट बोलते हैं कि बच्चों को सीखना चाहिए, लेकिन पेरेंट को सीखना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं या एक माहौल कैसे बनाए उसके अंदर। तो एक घर के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम उसमें सीख सकते हैं, लेकिन हम उसको
ये कर देते कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो किचन गार्डनिंग के भी बात कर लें तो बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जो हम उसमें भी हम कर सकते हैं। कोई पेड़ को उगाना या उसको उसके अंदर का सीड्स कौन सा लेना है, उस सीड्स के कैसे कौन से सीड्स से पौधे उगते हैं, किसकी डंडी लगानी पड़ती है जब वो निकलता है। हर चीज सीड्स से ही नहीं ग्रो होते, कुछ टेनियर से ग्रो होता है। ये कब पता चलेगा? अभी तक मुझे नहीं पता कि जो हमारे यहाँ पे वॉलेंटियर्स आते हैं जो कॉलेज किया है या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता होता कि पोटैटो जो है वो ऊपर आता है या जमीन के नीचे आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये सब किसी को पता नहीं होती। तो एक वॉलेंटियर ऐसे आया था, उसको हल्दी हम लोग ने पीछे दिखाई कि ये हल्दी होती है। तो बोला ओ तो हल्दी ये ऊपर का कब आएगी, मतलब कहाँ लगती है हल्दी? वो पेड़ को वहां पे बीज आएंगे क्या, फिर उसमें हल्दी लगेगी? नहीं वाला, वो हल्दी जमीन के अंदर होती है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब किसी को ये भी नहीं पता कि हल्दी कहाँ पे उगती है और टोमेटो का पेड़ कैसे दिखता है। तो स्टार्टिंग हम अपने खुद के घर से ही हम लोग को सीखना है। जैसे मृणाल ने झाड़ू का बात किया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा अपनी माँ बहन या फिर बड़ी माँ या फिर दादी जो हम देखते हैं वो नॉटिंग करती रहती है, जो स्वेटर बनाती है ऊल का। तो उसमें भी जो नॉटिंग वाली सिस्टम है ना, उसमें अपना दिमाग ब्रेन का सिस्टम एक बनते जाता है कि एक नॉटिंग कैसे करनी आती है। एक नॉटिंग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब लोग अभी सब लोग गेम में पड़े लगे रहते हैं। मोबाइल सबके हाथ में आ गए, छोटे छोटे बच्चों के पास भी अभी मोबाइल है। तो जो प्रोसेस है हमारे दिमाग की, वो प्रोसेस हम लोग अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो अभी मैं देखता हूँ ना कि हमारे गांव में से 1 किलोमीटर आगे भी जाओ तो कल ही की बात है, मैं सुबह लेक पे गया था सुबह 6 बजे। तो 6 बजे बहुत ज्यादा ठंडी, तो और हम लोग को शूटिंग करना था कि जो फॉग का शूटिंग करना था, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम निकल रहे थे। तो आधे गांव के वहां पे गया और एक लड़का, एक 6-7 साल का लड़का मोबाइल लेके पूरी ठंड में स्वेटर वेटर डाल के ऊपर बैठा और गेम खेल रहा है, वो पबजी खेल रहा है। अरे बोला यार ये 6 बजे उठ के पबजी खेलने से अच्छा वो कितना अच्छा सनराइज हो रहा है वो देखो, ये सब छोड़ के वो पबजी खेल रहा है। अरे बोला यार ये क्या कर रहा है बंदा, मतलब ये समझ में नहीं आता कि स्मार्टफोन हर एक के घर में आ गया, लेकिन वो स्मार्टफोन का यूज कैसे करें। ये कब सीखेगा कि ये सनराइज, ये गांव की बात कर रहा हूँ मैं। आप शहर में होगा तो और भी चीज होगी, लेकिन ये मेरा कल का ही एक्सपीरियंस है। ये बंदा सनराइज में अच्छा जाके तालाब में घूम सकता है, अलग अलग पंछी देख सकता है, इतने सारे पंछी आते हैं, वो सब छोड़ के उसके घर के सामने ही बरगद का पेड़ को छोड़ के उसमें बहुत सारे ये आते हैं, पंछी आते हैं, और हॉर्नबिल बहुत अच्छे बैठते हैं उसके घर के सामने। तो वो सब बंदा छोड़ के वो पबजी खेलते बैठा है। मतलब वो क्या उसके दिमाग की प्रोसेस होगी, वो क्या आगे जाके वो कैसे उसका दिमाग प्रोसेस करेगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जो है हमारे खुद से करनी चाहिए। अभी हम कई आप बंदे आते हैं, वो बोलते हैं मेरा बेटा हमेशा मोबाइल पे ही लगे पड़ा रहता है, वो कितना भी बोले वो समझता नहीं है। तो यही बात आती है कि पेरेंट कितना, हम लोग कितना मोबाइल में यूज करते हैं। हम जो पेरेंट है वो हमेशा मोबाइल पे लेके बैठे रहते हैं और फिर बोलते हैं यूज करना है। आ रही है आवाज? हेलो? हाँ ओके। तो ये सब चीजें ऐसे होती हैं। जैसे कल ही एक बंदा हमारे घर में ही आया था, वो बोल रहा था कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, वो मोबाइल से कभी हटता ही नहीं है, हमेशा मोबाइल ही उसको चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो हम लोग देखते हैं कि अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि छोटा बच्चा, 1-2 साल का, 3 साल का, उसको खाना खिलाना है, उसको सुलाना है, तो मोबाइल पे गेम लगा के या फिर म्यूजिक या यूट्यूब का वीडियो लगा के उसके हाथ में दे देते हैं। वो बच्चा सिर्फ देखते देखते फिर वो खाना खाता है। वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके लिए उसको देते हैं, फिर रोने लगा तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। उसके साथ खेलते नहीं है या फिर उसके साथ कभी बात नहीं करते। और फिर बाद में हम लोग डिमांड करते कि हमारा बेटा जो है वो अभी मोबाइल लेके ही बैठा है, उसको मोबाइल के सिवाय कुछ उसको मोबाइल नहीं है तो वो खाना ही नहीं खाएगा। और ये कभी कभी ये प्राउडली भी बात करते हैं हमारे, मैंने देखा है कि ये प्राउडली बात करते हैं कि वो उसको मोबाइल चाहिए। वो
जो इतना छोटा बच्चा लेकिन वो गेम अच्छे से निकाल लेता है, उसको यूट्यूब का वो वीडियो निकालना है वो अच्छे से निकाल, अरे यार ये बहुत बुरी बात है, आप उसको अच्छे से कैसे बता सकते हो? ये मोबाइल में गेम निकालना ये कोई भी आगे जाके सीख सकता है, लेकिन आप कितना टाइम और कितना समय आप अपने छोटे बेटे के साथ वो खाना खिलाते समय आप बात नहीं करते, आप उसके साथ वो हाथ में मोबाइल देते हो और आप छोड़ देते हो और फिर बात करते हो कि नहीं मेरा बेटा मोबाइल से नहीं छूटता है, मेरे बेटे को मोबाइल ही चाहिए, तो ऐसे फिर हम बाद में डिमांड करते हैं। तो ये चीज है कि जो शुरुआत जो है अपने खुद से करनी चाहिए और खास करके पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि अपने आप में खुद बदल करो तो फिर बच्चे में बदल दिखना चालू होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने हमारे बड़े से सीखते रहते हैं। जैसे मृणाल का उदाहरण लिया तो वो कभी हम लोग ने उसको सिखाया नहीं कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, जो हम लोग कर रहे हैं वो देख देख के वो ऐसे ही सीख गई उसको। तो हमेशा अभी हम लोग अलग अलग यहाँ पे पहले ट्रेनिंग होते थे, यहाँ पे गांव के या फिर स्कूल के टीचर्स आते थे और हम उनका ट्रेनिंग लेते थे, तो ये ऐसे कुछ खुरापतियां करती रहती थी, वो उसको काटना बहुत अच्छा लगता था कैंची से, तो खुद के कभी बाल ही काट लिए थे उसने। तो ऐसे जो चीजें हैं जो फिर उसको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे कैंची कैसे चलानी है, चाकू कैसे कैसे काटते हैं, तो ये सब बाद में हम लोग ने उसको सिखाया कि नहीं तो खुद के बाल ही अंदर जाके उसको डिजाइन करना था, खुद के बालों का ऐसे हेयर कटिंग करना था, तो खुद के कैंची लेके खुद के बाल को डिजाइन करना स्टार्ट किया था उसने। तो ऐसे बहुत सारे किस्से भी हम मृणाल के जो चलते रहते हैं घर में। तो मतलब एक बहुत छोटी सी मतलब बात है, हमने क्रिएटिविटी की डेफिनेशन बहुत बदल दी है। मतलब आज अगर हम क्रिएटिविटी जब बोलते हैं तब कुछ तो भी क्राफ्ट या कुछ तो भी आर्ट, हम ऐसे मतलब उसको एज अ क्रिएटिविटी को रेफर करते हैं, पर हम क्रिएटिविटी बहुत छोटी, जैसे मोहम्मद भैया ने जो कहा कि हम छोटे बच्चा जो भी होता है उसको जब खिलाना होता है तो हम उसको हाथ में मोबाइल दे देते हैं ताकि वो ठीक से खाना खाए, पर हम इसमें क्रिएटिविटी मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करते कि अरे हम उसको ऐसे कौन सी चीजों में उसका ध्यान बटाए कि मतलब वो उसको बहुत अच्छा लगे, उसको खाना खाना ये जो प्रोग्राम रहता है वो भी उसको बहुत पसंद है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें फिर अपनी क्रिएटिविटी है, पर हम वो क्रिएटिविटी हम नहीं देखते, हम कुछ तो भी मतलब कुछ तो भी क्राफ्ट की क्लास या कुछ आर्ट क्लास की, हाँ आज में हम कुछ तो भी मतलब उसको ऐसा हम क्रिएटिव ऐसा कुछ तो भी ये करने जाते हैं। पर घर की बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम अपने अंदर एक जिसको हम बोलते हैं एक सृजनशीलता हम खुद के अंदर ला सकते हैं। जैसे एक अगर छोटा सा, अगर बहुत सारे अभी 9-10 साल के बच्चे, तो आपके घर में आपकी मम्मी दही जमाती होगी, कर्ड बनाती होगी, तो वो दही क्यों जमता है, मतलब कैसे जमता है, उसमें क्या वो जो कल्चर है जिसको विरजन बोलते हैं हम लोग, तो वो डालने के बाद ही वो दूध जो है वो उसका दही कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है। तो इसमें बहुत बड़ा साइंस है जो आपको 9-10 स्टैंडर्ड के साइंस बुक में होता है कि क्या उसको बोलते हैं, मुझे उसकी साइंटिफिक मतलब वो नहीं मालूम, पर ये सिलेबस में होता है कि मतलब वो जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उन बैक्टीरियाज का नाम है, वो जो बैक्टीरिया उसको उस दूध को फाड़ते हैं और उसका दही जमाते हैं, तो एक वो मतलब एक कुछ बैक्टीरिया उनका नाम है। तो वो जो ये जो बात है जो आपको बुक में सीखने मिल रही है वो आपके घर में आपकी मम्मी बना रही है, तो ये मम्मी बहुत बड़ी साइंटिस्ट है जो आपके घर में है। या फिर जो गांव में जो फार्मर है, तो किसान है, वो एक बहुत बड़ा आपका फिजिक्स का टीचर हो सकता है। जैसे हम बीच में मतलब ये जो मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग मतलब एक हर स्कूल में हम IBT नाम का एक प्रोजेक्ट करते थे। तो उस प्रोजेक्ट में क्या रहता था कि किसान है या फिर जो कारपेंटर है गांव का, तो उसको हम लोग स्कूल में बुलाते थे और बच्चों को उसको मतलब वो दोनों जो थे वो सिखाते थे मतलब बच्चों को। तो अगर वो कारपेंटर है तो फिर वो कारपेंटरी सिखाता था बच्चों को, अगर फार्मर है तो फिर वो फार्मिंग सिखाता था, और उनके साथ में फिर उनके जो स्कूल के टीचर्स है, अगर समझो
और अगर वो फार्मर है, वो बच्चों को खेती सिखा रहा है, तो उसके साथ में थ्योरी का पार्ट कवर करने के लिए फिजिक्स के टीचर या फिर साइंस के टीचर होते थे। अगर कारपेंट्री सिखा रहा है बच्चों को, तो उसके साथ में थ्योरी का पार्ट कवर करने के लिए मैथ्स के टीचर होते थे। तो अगर हमें एक छोटा सा स्टूल बनाने का प्रोजेक्ट किया, तो उसका मेजरमेंट, फिर उसके पैरों की साइज कितनी चाहिए, उसका ऊपर का सरफेस कितना चाहिए, तो उसमें मैथ्स आ जाता है। अगर फार्मिंग का हम ले, तो जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बहुत छोटे छोटे जो टूल्स है फार्मिंग के, उसमें भी हम लोग बहुत बड़ा फिजिक्स है, मैथ्स है। तो मतलब जो वो फार्मर है या जो वो कारपेंटर है, वो तो सिखा रहता है, मतलब कोई तीसरी कक्षा फेल रहता है या फिर 5वीं तक सीखा रहता है, मतलब हम जिसको हमारे अशिक्षित बोलते हैं हम जिसको, तो वो एज अ टीचर बन के उस स्कूल में जाता था और लिटरली वो बच्चे उनको सर बोलते थे। मतलब एक उनको भी बहुत उनका भी एक नजरिया बदलता था कि हाँ, हम ऐसे नहीं करें कि हम अशिक्षित है इसलिए हम खेती नहीं करें, तो उसका बहुत बड़ा एक कुछ तो भी इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली ये एक चीज है ना कि हम लोग को अभी जितने हम छोटे बच्चे हैं अभी या पेरेंट्स हैं, तो सबको मुझे लगता है कि पहले एक्सपीरियंस देने की जरूरत है। तो ये एजुकेशन मतलब वो आगे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आता ही रहता है। जब हम एक्सपीरियंस कुछ चीजें करते हैं ना, तो बाद में जब वो पढ़ने में आता है या फिर सुनने में आता है, तो ऑटोमेटिकली अपना जो दिमाग है वो सब चीजों को रिकलेक्ट करना शुरुआत करता है। जैसे मुड़ाने से दही, दूध से दही बनता है। तो जब हम उस बच्चे ने कभी किया होगा, तो जब आगे बड़ा होके जब उसके सिलेबस में या फिर उसके पढ़ने में वो चीज आएगी, तो उसके दिमाग में वो टोटली फिक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो सिर्फ पढ़ेगा तो वो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो अभी जो टाइम है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को एक्सपीरियंस कैसे दे दें, हर एक चीज का रिलेटेड, एग्रीकल्चर है या फिर सब चीजें हैं, तो हर एक चीज में एक एजुकेशन है। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ किताब स्कूल में जाके ही देना है। तो एजुकेशन जो है हम घर में रह के भी आपको उनको देना है, एक एक्सपीरियंस करने देना है। जब वो स्कूल में जाएंगे तो रिलेटेड थ्योरी पार्ट है या फिर उसके आगे का जो पार्ट है वो आगे बच्चा सीखेगा, लेकिन जो शुरुआत होगी वो उसके घर से होगी। तो जब वो घर में सब चीजें खुद से करेगा, एक झाड़ू लगाना, घर में कितने बच्चे हैं जो झाड़ू लगाते हैं? मुझे नहीं लगता कि जो सिटी में रहते हैं उसके घर में कोई ना कोई एक नौकरानी आती है या कोई आता है, वो झाड़ू लगा के चली जाती है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? तो झाड़ू लगाने के पीछे अच्छा से झाड़ू कैसे लगाए, ये भी बहुत बड़ी बात है सीखना, किसी को नहीं आता। आप जो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं और जो हमेशा उनको बताओ झाड़ू लगाना, वो नहीं लगा पाएंगे। तो शुरुआत अपने घर से करो। ये काम अपने को बहुत छोटे क्यों लगते हैं? बाद में बड़े जाके हम ये सब दिमाग में आती है, झाड़ू लगाने वाला ये बिलो डिग्निटी, मतलब ये कम दर्जे का है, जो खेती कर रहा है वो कम दर्जे का है। ऐसे नहीं है। जब वो खुद एक पेड़ उगाएगा, जब खुद पेड़ उगा के फिर उसको एक्सपीरियंस करेगा, और मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मुझे इतना सा फल मिल रहा है, तो फिर खेती जो फार्मर है उसको देखने का नजरिया उसका बदल जाएगा। ये नजरिया बदलने के लिए उसको खुद वो खेती थोड़ी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा कुछ खेती फार्मर में जाके करे, लेकिन घर के अंदर जो कर सकते हैं वो जब वो करेगा तो उसको खेती, वो फार्मर के बारे में देखने का नजरिया बदलेगा। जब वो खुद झाड़ू लगाएगा तो झाड़ू लगाने के बाद उसको पता चलेगा कि अरे झाड़ू लगाना भी एक आर्ट है। वो आर्ट वो कब सीखेगा? वो उसमें नहीं है। अभी हम लोग गांव के अंदर, अभी सिटी में नहीं है, लेकिन गांव के अंदर हम आंगन करते हैं। आंगन करने के समय हम लोग को गोबर लिपना होता है। तो गोबर कोई भी नहीं लिप सकता, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी आर्ट लगती है। जो गोबर लिपना, अच्छे से लिपना, हर एक चीज में हम लोग को आर्ट होती है। वो उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। और पेरेंट को ये जरूरत है कि पेरेंट उनको वो करने की इजाजत दें या उनको एक माहौल बनाए वो करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हमारे गांव का एक लड़का है जो बोलता है बहुत मस्तीखोर होता है, वो मस्ती बहुत ज्यादा करता है। तो उसकी माँ आके बोलती है ये कुछ सुनता नहीं है, वो बहुत ही मस्ती करता है। तो ओके ठीक है, तो बोला वो क्या मस्ती करता है? तो कोई भी चीज लेता है, खुलता है, उसको वापस ये करता है। तो बोला अरे यार बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी, बहुत सबको पसंद भी आई, वो बार बार भी देखते हैं, बोलते भी हैं कि अरे यार ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब वो खुद एप्लीकेशन करने की बात आती है हमारे घर के अंदर, तब नहीं कर पाते। वही बंदे को पूछो कि उसने 3 इडियट मूवी देखी है, तो हाँ बोलती है देखी है, बहुत अच्छी भी लगी। लेकिन अपने खुद का बच्चा है, वो बच्चा भी ऐसे ही है ना,
लेकिन उसके बारे में नहीं 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 वो स्कूल में जाना चाहिए, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ही करना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन की जब बात आती है तो हम वो सब चीजें भूल जाते हैं। वो मूवी 3 घंटे का मूवी देखा, पैसे खर्चा किया, टाइम खर्चा किया, लेकिन उससे कुछ सीखे तो नहीं है। तो वो लड़का जब हमारे यहाँ पे आया तो ऐसे कुछ कर रहा था। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे वो पेटी चरखा है, तो पेटी चरखा आपको पता होगा कि एक कॉटन का धागा कैसे बनता है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको, अभी मुझे भी नहीं पता थी। मैं 15-20 साल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये कॉटन से धागा कैसे बनता है, धागे से फिर कपड़ा कैसे बनता है, और कपड़े से कपड़े को फिर कलर कैसे करते हैं। तो बाद में हम लोग को पता चलेगा जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े जो हम लोग पहन रहे हैं वो कितना हम प्रदूषण कर रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्री है उसको, या फिर जो हैंडलूम के चीजें उनको हम खत्म कर रहे हैं। तो एक चीज थी, तो कॉटन से धागा बनने वाली जो बात है ना, वो एक्सपीरियंस करना। तो हमारे यहाँ पे जो पेटी चरखा था, तो वो बंदे को बैठाया, वो लड़का, वो हार्डली 5वीं कक्षा में था, है शायद अभी। तो उसको बैठाया, बोला कि ये कॉटन है, इसको आपको ऐसे धागा बनाना है। तो बंदा लगा रहा 3 घंटा 4 घंटा, कहीं उठा नहीं। 3-4 घंटा वो कॉटन से धागा बनाने में जुड़ गया। मतलब उसका जो बोलते हैं ना, उसकी माँ बोलती थी वो एक ही जगह बैठता ही नहीं है, एक ही जगह पे हमेशा यहाँ पे वहाँ कुछ मस्ती करते रहता है। तो वो लड़का, वो कॉटन से धागा बनाने में, वो उसका धागा टूट रहा था, बन नहीं रहा था, वो कुछ हो रहा था, लेकिन वो डटा रहा, और उसने वो एक धागा बनाना अच्छे से सीख भी लिया। तो एक कॉटन से धागा बनने वाली चीज, तो उसके दिमाग को आप उसमें डाल दो, वो कुछ करने में डाल दो, तो वो बंदा कुछ सीख जाएगा। उसको एक्सपीरियंस करने दो। आप उसको ऐसे खुला छोड़ोगे, या फिर बोलोगे मस्ती करते हैं, हाँ ठीक है जा मोबाइल ले और बैठ जा, मूवी देख या गेम खेल। तो ऐसे करने के बजाय आप इसके लिए आपको खुद को कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद को कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं। उसके लिए भी कुछ नहीं, आपके जो आप खुद काम करते हो घर में, उसको उसके साथ आपके बच्चों को आपके साथ रह लो, खाना बनाने में रख लो। आप शुरुआत करो ऐसे, झाड़ू, उसको बोलो पूरे घर का कचरा निकाले। अपने घर का कचरा निकालना कोई बुरी बात नहीं है ना, उसमें उसको इन्वॉल्व करो, उसको कुछ जवाबदारी दे दो कि ये क्लीन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वो बंदा, उसका दिमाग जो है वो कुछ क्रिएटिव में रहेगा, नहीं तो हमेशा वो पबजी में ही लगा रहेगा। तो अभी छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं मतलब बहुत से मराठी में कुछ कुछ लिखते रहती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस वगैरह। तो मायबोली नाम की एक वेबसाइट है जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मराठी वेबसाइट है। तो उसमें अपकमिंग सारे मराठी राइटर्स वगैरह लिखते रहते हैं। तो मैं भी उसमें कुछ मेरे एक्सपीरियंस लिखती हूँ। तो हम जब हमारे गाँव का जो स्टडी हम जो कर रहे थे, हमारे गांव का इतिहास या फिर कैसे यहाँ हमारे गांव की रचना है, तो इसका हम जब स्टडी कर रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। तो फिर वो लिखते रहती थी और वो फिर पोस्ट करते रहती थी माई बोली पे। तो ये सब देख के मुझे भी कल ही पता चला कि वो एक नीरू नाम की एक लड़की है। तो वो है मतलब एक 26-27 साल की है। तो वो सब ये पढ़ के वो बहुत इंस्पायर हुई और उसने फिर उसका गांव का स्टडी शुरू किया। और फिर उसके गांव के स्टडी में उसको इतनी इंटरेस्टिंग बातें मतलब पता चली। अभी वो तो रहती है अमेरिका या अमेरिका में, पर उसने वहां से ही उसके गांव का बहुत सा स्टडी शुरू किया। मतलब उसके जो गांव में जो बुजुर्ग है उनको फोन लगा के उसने सब लिखा। फिर जो अभी वो इस लॉकडाउन में फिर इंडिया आई थी, तो फिर उसके गांव में वो गई। फिर उसने सब वो उसका हिस्ट्री गांव का, उसका बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। और उसमें उसको पता चला कि उसके भी गांव में एक छोटा सा तालाब है। तो वो तालाब का जो साफ सफाई का काम रहता था वो पहले उसके घर को दिया था। मतलब पहले के जमाने में हर एक जो जिसको हम जाति बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं, तो हर एक कास्ट को अपने अपने काम दिए गए थे। और उस काम के बदले में जैसे जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो वो पहले था। और उसकी जो मतलब उसका जो घर था, उसकी जो कास्ट थी, उन लोगों को ये काम था कि उस तालाब की आजू बाजू की साफ सफाई करना। और ये क्यों था? क्योंकि वो जो उनकी जो कास्ट है वो सबसे अच्छी झाड़ू बनाती थी उस गांव में, और इसलिए उस कास्ट को ये साफ सफाई का काम दिया था। और वो बोली कि ये मुझे मालूम नहीं था, मतलब मेरे पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो उनको ये काम दिया था और वो ये करते थे, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और फिर उसने शुरू किया। फिर अभी उनके कास्ट के जो बाकी के लोग हैं वो क्या करते हैं, फिर उसको कुछ बहुत पहले के जमाने के झाड़ू मिली उनके घर में ही।
तो जैसे वो झाड़ू बहुत अच्छे डिजाइन करते थे उसके कास्ट के लोग, तो वो उसने अभी ठीक से रखी है। तो उसके कास्ट के जो अलग अलग लोग हैं वो अभी क्या करते हैं ये उसको जानना था। तो फिर उसने ये सब स्टडी किया और उसको पता चला कि वो सब माइग्रेट हो गए और फिर वो सिटी में मुंबई पूना में गए हैं। और फिर उसकी जो मतलब उसकी जो छोटी बहन है, फिर उसने भी ये स्टडी शुरू किया कि क्या चल रहा है वगैरह। तो उनको पता चला कि क्योंकि गांव में अभी ज्यादा उनको ऐसा लगा कि कुछ हम कमा नहीं सकते वगैरह, तो फिर उन्होंने माइग्रेट कर लिया। और फिर पता चला कि वो वहां पे कुछ तो भी काम कर रहे हैं, मतलब वो वर्कर है और उनको महीने की सैलरी 5,000 रुपए। तो ये सुन के वो जो नीरू की छोटी बहन है वो इतनी मतलब उसको इतना इतना मतलब बहुत अलग लगा, क्योंकि वो बोली मेरी महीने की पॉकेट मनी 5,000 रुपए, और उन लोगों को 5,000 रुपए कमाने के लिए उन्होंने माइग्रेशन किया मुंबई में। तो ये मतलब बस एक लर्निंग का पार्ट नहीं है, पर एक रियलाइजेशन का भी पार्ट है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको अपनी मतलब अभी सिटी के अभी शहरों में जो भी बच्चे रहते हैं हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, तो उनकी जो पॉकेट मनी है उतनी कमाने के लिए उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो एक रियलाइजेशन का भी उसमें पार्ट आता है और एक लर्निंग का भी पार्ट आता है। तो सिर्फ उसमें एक लर्निंग नहीं कि हाँ मैंने ये सीखा मैंने वो सीखा, ये नहीं है, पर जो रूरल इंडिया के जो इश्यूज है, बहुत बड़ा भी जो इशू चल रहा है माइग्रेशन, तो ये रियलाइजेशन मतलब इसे एक ये भी समझ में आता है कि हाँ ये बहुत प्रॉब्लम्स है ऐसे। और कुछ हाँ क्वेश्चंस होंगे तो उससे हम आगे डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से। सर हेलो, हाँ बोलिए। मैं सराली हूँ। मेरा भाई जो है ना वो रोता है अगर उसे मोबाइल नहीं दिया तो। सोने के लिए भी उसे मोबाइल ही चाहिए। हाँ क्या? तो आप क्या करोगे जब बताओ? मैं वो अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक गेम है वो हम बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। हाँ। जब वो रोता है तो मैं उसे बोलती हूँ क्या हम पिज्जा खेले, पिकाचू खेले, तो पिकाचू को चाचू बोलता है और ताली बजाता है मेरे साथ। तो आप उसके साथ अच्छे से कुछ नए गेम डिजाइन करो। मृणाल दीदी बताओ। आपको कोऑपरेटिव गेम्स पता है? मतलब अभी आपके स्कूल में आप लोग गेम खेलते हो ना आपके स्कूल में? हाँ। तो कौन से गेम खेलते हो आप? लपन छुपन, पकड़ा पकड़ाई, बहुत सारे जो। हाँ, तो उन सब में होता है ना कि मतलब हार जीत ऐसा होता है ना कि मैं जीती तुम हारे या फिर तुम जीती मैं। तो जो ये कोऑपरेटिव गेम्स होते हैं ना, तो उसमें हारना जीतना नहीं होता। तो इन गेम्स में से हम मतलब टीम वर्क सीखते हैं। तो अभी आप कभी आओगे ना हमारे यहाँ धामापुर, तो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे खेलते हैं कोऑपरेटिव गेम्स। या फिर मैं एक दो गेम्स है वो हार्दिक भैया को बता दूंगी मेल से, तो वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप वो उसको सिखाना आपके छोटे भाई को। दीदी वो हार्दिक अभी भी बहुत छोटा है। क्या? 2 साल का ही होगा, 2-3 साल का ही है। 2-3 साल का ही है? हाँ, वो मेरे साथ पकड़ा पकड़ाई भी खेलता है। हाँ, अरे तो बहुत अच्छा है। मोबाइल मत दे दो फिर उसको खेलने के लिए, आपके साथ ही खेले। पकड़ा पकड़ाई खेलो या फिर और अलग से कुछ खेलो, लेकिन मोबाइल देना अच्छी बात नहीं है ना। जैसे उसके वो बहुत छोटा है, उसके वो मोबाइल के जो स्क्रीन है, उसके जो स्क्रीन से जो रेडिएशंस आते हैं, उसके आंख को प्रॉब्लम करेगा। बहुत छोटा है ना, तो उसको अच्छे से उसको देखभाल करनी है ना उसकी। आप बड़ी बहन हो ना उसकी आप। हाँ, और उसे हाँ, ये पहले से उसके आंख के बाल जो है ना वो व्हाइट है।
वाइट है। ओके, तो लेकिन आप उसको आपके पेरेंट को भी बोलना कि उसको मोबाइल ना दे। जब वो रोएगा ना तो उसको आप अलग से कुछ अलग खेल खेलना, उसके साथ बात करना, तो रोएगा नहीं। वो क्यों रोता है? उसको बोर होता है इसलिए वो रोता है। फिर आप उसको कुछ गेम देते हो, वो देख के रहता है, फिर वो आपसे कब बात करेगा? अभी आप ऐसा सोचो, जब आप बोर होते हो तब आप क्या करते हो? आप कुछ तो भी ड्राइंग करते हो या फिर कुछ तो भी ऐसा चीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है। तो अभी आप ऐसा सोचो कि अगर आपके जगह वो है तो वो क्या करेगा? अभी वो तो बहुत छोटा है, तो फिर वो आप जो करते हो वो नहीं कर सकता। पर फिर आप उसको अलग अलग चीजें दिखाओ, ड्राइंग करो, अलग अलग पेड़ दिखाओ उसको, वो कैसे होते हैं। तो वो अभी तो बहुत छोटा है, पर वो अगर छोटा है पर उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, उसको वो देख सकता है, वो बहुत अच्छी चीजों को एनालाइज कर सकता है। तो आप अलग अलग ऐसी चीजें दिखाओ उसको। ज्यादातर आप नेचर में कैसे आप उसको, आप भी और वो भी, आप कैसे ज्यादातर नेचर में होंगे ये देखो। तो आप करते हो, आप घर में किचन गार्डनिंग वगैरह करते हो? उसको मिट्टी में बहुत खेलने दो। मम्मी करती है? मैं मम्मी के साथ झाड़ू लगाती हूँ कभी कभी, और पोछा भी लगाती हूँ। अरे वेरी गुड। तो अभी मम्मी के साथ खेती भी करो, किचन गार्डनिंग करो, मिर्ची उगाओ, टमाटो उगाओ। जो बाहर से खरीदते हो ना आप, मम्मी बाहर से खरीदती है, बाहर से लेके आती है। और टमाटो अपने घर में आप खुद उगा सकते हो। मैंने झंडू के फूल का एक बीज लिया, उसे कुंडी का, उसमें और उसे रोज पानी देती हूँ, लेकिन वो उगा ही नहीं। लेकिन वो दूसरा प्लांट वो उगा। हाँ, तो कोई कोई सीड्स होते हैं ना, वो अच्छे से नहीं होते हैं, वो खराब होते हैं सीड्स, तो वो नहीं उगते। जब आप कोई भी सीड डालोगे, 5 सीड डालोगे, तो उसमें से लगभग 3-4 ऐसे सीड उगते हैं। तो उससे डिस्करेज नहीं होना है कि नहीं उगा, ऐसे वो होते रहता है। तो आपको और भी ट्राई करना है। तो आप ऐसे मार्केट से कुछ टोमेटो के सीड्स लेके आओ, या फिर आपके घर में आप मम्मी को पूछो, आपके घर में मेथी के सीड्स होंगे या फिर धनिया होगा, तो वो लेके अभी मैंने जस्ट अभी वो धनिया लगाया, बहुत छोटे से इसमें लगाया, पर मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे मैंने मेरे मम्मी के 10 रुपए बचाए। 10 रुपए धनिया लेके आने वाली थी, अभी वो होगा, मैंने 10 रुपए बचाए। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। तो वो आपको भी आप भी ऐसा कर सकते हो। आपका अगर टेरेस होगा तो आप उसपे छोटा सा ऐसे एक गमला ले लो, गमले में डालो, गमले में सीड्स लगाओ। तो बहुत सारी चीजें आप घर में कर सकते हो। तो और आपके भाई को साथ में ले लो कुछ करते समय, उसको भी मजा आएगा। तो गेम खेलना कम करेगा, मोबाइल से खेलना, क्योंकि आप उसको कुछ दोगे ना कुछ उसको खेलने के लिए, तो फिर मोबाइल से नहीं खेलेगा। फिर वो जैसे हम छोटे बच्चों को क्ले देते हैं, कलरफुल क्ले देते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो उन क्ले में बहुत केमिकल होता है। तो आप एक काम करो, आप आपके शहर में कोई ना कोई तो भी होगा, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार जिसको बोलते हैं, तो उनके पास से आप थोड़ी सी मिट्टी लाओ। उस मिट्टी से अलग अलग कुछ तो भी ऐसे उसको खेलने दो, बनाने दो, आप भी उसके साथ बनाओ। तो मिट्टी गंदी नहीं होती। हाँ, तो मिट्टी को आप जो कुम्हार वो पॉटर से मिट्टी लाओगे ना, वो मिट्टी से उसको खेलने दो, उसके मुंह पे लगेगा, उसके पूरे बदन पे लगेगा, तो मिट्टी गंदी नहीं होती। वो उसके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होगा और फिर उसको खेलने भी मिलेगा। तो मैं अभी भी मिट्टी से खेलती हूँ। मैं मेरे दोस्त के घर जाती हूँ, मेरे गांव पर, वहाँ पर ठंडी होती है, मेरे बहन और मैं गाँव जाती हूँ, तो वहाँ पर फ्रेंड है, तो हम आराध्या, उसका नाम है, एक का नाम है समूह। तो मैं आराध्या के घर जाकर हम दोनों खेलते हैं मस्त मिट्टी से। वो मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है, मैंने उससे बर्तन भी बनाया है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरा भाई जब छोटा था वो ब्लैक बोर्ड के साथ खेलता था, चौक के साथ। हाँ। और जब मैं उसे बोलती तू बना के दिखाओ, वो कैसे भी लाइन बोल के बनाकर
तू ऐसा बोलता है। अच्छी बात है, उसको उसको एक्सपीरियंस करने को, टू उसके हिसाब से कैसे होता है, हम लोग क्यों बताए उसको ये टू ऐसे ही है। बाद में सीख लेगा वो। हाँ, तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट नहीं है अभी कोई भी बंदा। ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है एक्चुअली हम उसको ऐसे ही बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। अभी एक छोटा सा मतलब 1931 में बना हुआ घर है, 90 इयर्स ओल्ड। तो मतलब हम लोग सब एज अ परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है, एक को लर्निंग होता है बेसिकली यहाँ पे, जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अलग अलग अभी हम लोग यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं जो रेसिडेंट है यहाँ पे रहते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, या फिर भारत से, या भारत के बाहर से अलग अलग बच्चे आते हैं, पेरेंट आते हैं। तो यहाँ पे रह के शेयरिंग होता है, तो वो भी सीखते हैं कि गांव और जो हमारे विचार हैं उनके साथ रह के कैसे करना है, क्या करना है। तो या फिर वो बंदे हम लोग को कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे को लर्निंग बेसिकली चलता है यहाँ पे। तो इसलिए पहले हम लोग इसको स्कूल विदाउट वॉल बोलते थे, तो सब लोग बोलते थे कि ओके तो फिर एडमिशन कब होगी, इसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ने वो स्कूल विदाउट वॉल ही नाम निकाल दिया, क्योंकि स्कूल को हम लोग ने एक बहुत संकुचित कर दिया है उस वर्ड को, स्कूल वर्ड को। तो हम लोग ने इसलिए इसके जीवन शिक्षण विद्यापीठ बोल दिया कि हर जीवन जीना ही एक प्रकार की एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं है, तो रेसिडेंट है हम लोग यहाँ पे 6 लोग जो परमानेंटली अभी यहीं पे रह रहे हैं, और आगे इसी लाइफ ऐसी ही जीनी है। तो बहुत सारे बच्चे जो बाहर से आते हैं, जो इंटर्न्स आते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं। ऐसे चलता है बेसिकली। सो आई थिंक वन वे टू लुक एट इट इज लाइक दिस कि हम लोग जो विश्वविद्यालय बोलते हैं, तो विद्यालय मतलब जो विद्या का घर होता है, विद्या का जो आश्रम होता है, एंड विश्व मीन्स यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ उस तरह से हम लोग सोच सकते हैं दिस। हाँ, यूनिवर्सिटी वाला भी एक जीवन का ही विश्वविद्यालय है। जीवन ही हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है बेसिकली। और हम लोग कहीं और मुंबई यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद के जीवन का जो यूनिवर्सिटी है, जीवन का लाइफ है, वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करते। So one more question is, how do you develop curiosity in children? They already have मतलब वो क्यूरियोसिटी उसमें होती है। हम मतलब अगर मतलब मैं जब छोटी थी, अब मेरा ले लो, तो क्यूरियोसिटी हर एक बच्चे में ऑलरेडी होती है ना। जब से वो जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ तो भी करते रहता है छोटा बच्चा। मतलब आप उसके हाथ में एक छोटा सा कागज भी दो तो भी वो कुछ ना कुछ उसको ऐसे देखो वैसे जैसे कुछ। तो यही तो क्यूरियोसिटी और मतलब क्यूरियोसिटी मतलब और कुछ नहीं है, पर जस्ट मतलब ये है कि हम कैसे ग्रूम करते हैं उसको। हम जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म होते जाती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तो भी मतलब बड़े जो लोग होते हैं उनका ही मतलब ये रहता है कि तो ये क्यूरियोसिटी मुझे जो माहौल मिला उससे मेरी क्यूरियोसिटी वो खत्म नहीं हुई, वो वैसे ही रही। इसलिए आज अलग अलग चीजें हम लोग करते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जैसे हमारे जैसे मृणाल ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक IBT जो प्रोजेक्ट चलता था, तब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, जो टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं। तो ऐसे लगभग 10-12 टीचर्स थे जब हमारे यहाँ पे आए थे। तो उनको एक प्रोजेक्ट एक ये क्वेश्चंस दिया था कि आप लोग एक सर्कल बनाओ, और कौन कौन से सर्कल आपके आसपास दिखते हैं, कौन कौन से सर्कल हैं, उसकी एक लिस्ट आउट करो। तो किसी ने मेरे ख्याल से 3 या 4 से इसके ऊपर किसी ने कुछ लिखा नहीं, सर्कल और क्या है मतलब चांद, ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब 20 एक सर्कल थे जो उनको लिखने थे, तो किसने चांद लिखा, किसने सिर्फ अलग अलग ऐसे लिखे। तो मृणाल ने उसमें 20 में से लगभग 15 सर्कल भर चुकी थी कि सर्कल क्या क्या है। तो उसने स्टार्टिंग उसमें अच्छा किया था कि रोटी एक सर्कल है,
तो रोटी बनती है तो एक सर्कल बनता है, चांद जो है वो सर्कल है। तो जो बड़े जो टीचर थे उन्होंने हार्डली 20 में से सिर्फ 5 या 6 ही भरे थे कि कौन कौन सी चीजें सर्कल है। तो मृणाल मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी, तो उसने उसमें 20 में से लगभग 15 सर्कल भर चुके थी, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो जो इमेजिनेशन है छोटे बच्चों की वो बहुत ज्यादा है, और जब हम वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस नेचर में जाना बंद कर देते हैं या फिर उस तरीके से सोचना बंद कर देते हैं। तो ये एक उदाहरण है बेसिकली, ऐसे ऐसे होता है कि जो एक्सपीरियंस जो हर एक बच्चे में होता ही है, जो क्यूरियोसिटी हर एक में होती है, जब आगे जाके हम उसको बंद कर देते हैं। वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, तो उसको उसका हम पेरेंट का एक ही आंसर होता है, अभी नहीं पता, बाद में सीख लेना, या फिर मुझे नहीं पता, ऐसे बोल के उसको छोड़ देते हैं कि नहीं वो तेरे लिए नहीं है, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी वो क्यूरियोसिटी है, उसको हम कैसे हैंडल करें ये नहीं करते। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग को भी बच्चा बनना पड़ेगा। हम लोग एज अ पेरेंट की तरह या टीचर की तरह हम लोग उसको पढ़ाते हैं, वो उसके लेवल पे जाके हम लोग नहीं पढ़ाते, या फिर उस लेवल पे जाके हम लोग नहीं सोचते। तो और फिर वहां पे दिक्कत होना चालू हो जाता है। और क्वेश्चंस? यस, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर मानिए आपके यहाँ एक ही दिन के लिए कोई स्टूडेंट का ग्रुप आया हुआ है और हाँ। उनको कुछ क्वेश्चन है और बाई चांस आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो आप कैसे टैकल करते हैं फिर? सपोज नहीं है तो ठीक है, मेरे पास तो अभी सवाल का जवाब तो नहीं है, तो क्लियरली उसको बताएंगे। तो वो नहीं है मेरे पास अभी सवाल, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको वो सवाल का जवाब मैं ढूंढ के आपको जरूर दूंगा। ऐसे हमारे पेरेंट्स के साथ भी आता है, किसी का जवाब हमारे पेरेंट्स के साथ, या फिर मेरे साथ, ये मृणाल भी कभी सवाल पूछती है, तो जब हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो हर एक सवाल का जवाब मेरे पास तभी नहीं होता, या फिर किसी के पास भी नहीं होता। तो उस सवाल का लेकिन हम भूल जाते हैं। हमेशा क्या होता है ना कि ये भी मुझे कभी डांटती है, मैंने तुझे 3-4 दिन पहले एक सवाल पूछा था, उसका क्या हुआ? तो वो हम जब भूल जाते हैं ना, वो भूलना नहीं है, वो हमेशा याद रखना है कि मुझे इसने ये सवाल पूछा था और मुझे उसका जवाब जरूर देना ही है। तो सवाल का जवाब देना मेरे ख्याल से जरूरी है। शायद उस टाइम नहीं होगा, लेकिन उसको ढूंढना और ढूंढने के बाद उसको जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, और एक मैं थोड़ा आपका बैकग्राउंड का जानना चाह रही हूँ। वो घर है आपका, काफी पुराना है वो? हाँ, ये 1931 में बांधा था ये घर, और ये घर में कहीं सीमेंट नहीं यूज किया, इसमें चूना और गुड़ का यूज करके, ये आपको पीछे दिख रहे हैं ये लैटेराइट स्टोन है बेसिकली। यहाँ पे गांव में यहाँ ईंटें नहीं मिलती मिट्टी की, यहाँ पे लैटेराइट स्टोन होते हैं। हाँ, आप ये देखो। तो ये जो मॉर्टर है ना, ये पूरा लाइम और जैगरी का है, और ये लैटेराइट स्टोन्स है सारे। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे रीजन में, ये सिंधु डिस्ट्रिक्ट में जितने घर हैं लैटेराइट स्टोन के बनते हैं। तो लैटेराइट स्टोन को अभी हम लोग अभी तो सीमेंट यूज करते हैं, लेकिन ये पूरा जो घर है 1931 में बांधा था। इसको जब हम खिल भी ठोकते हैं ना, तो खिल भी नहीं बैठती, इतना अच्छा उसका स्टोन है। वो खिल भी टूट जाती है या मुड़ जाती है उससे। और सिर्फ रूफिंग का हम लोग ने इस साल कुछ मेंटेन किया, लेकिन फिर भी अभी तक वो रूफ या लकड़ी आप यहाँ पे देखोगे तो वैसी की वैसी ही है। तो ये भी चीजें हैं, जैसे हम खुद का भी घर बनाते हैं ना, जब इसकी शुरुआत भी यही है, इसी घर से हुई थी कि नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बोलते हैं कि टीक वुड जो है, जो सागवान ट्री है, वही जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ऐसे नहीं है, जो नेचर में बहुत सारी लकड़ियां अलग अलग जगह पे यूज हो जाती हैं। जैसे घर की चौखट बनानी है तो उसके लिए अलग लकड़ी होती है, दरवाजा बनाना है उसके अलग लकड़ी होती है, रूफिंग के लिए अलग लकड़ी होती है। तो हर एक लकड़ी का अलग अलग उपयोग होता है और उसकी अलग अलग वैरायटी है और उसके अलग अलग फायदे हैं। और लेकिन अब आर्किटेक्ट कॉलेज में जाओ और जो हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं आर्किटेक्ट कॉलेज के, वो बोलते नहीं टीक वुड ही हम लोग को सिखाए, टीक वुड है वन ऑफ द बेस्ट लकड़ी है मजबूती के लिए। तो ऐसे नहीं है। तो जैसे अभी ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो लकड़ियां है, हाँ, तो ये पूरे मतलब
लगाई हुई है ऐसे हर एक लकड़ियां। तो जब हमारे यहाँ कभी कभार आर्किटेक्ट कॉलेज के लड़के आते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि मतलब उन्होंने हमें पूछा कि ये लकड़ी क्यों, मतलब ऐसे क्यों लगाए है। और इतने मोटी मोटी लकड़ियां लगी, मोटी मोटी लकड़ियां ऐसे दो ऐसे लगाई है उन्होंने। तो हमने कहा यार आपको पता होना चाहिए, आप आर्किटेक्ट कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, बहुत मतलब 80 इयर्स के वगैरह होंगे वो, और वो मतलब स्कूल नहीं गए थे, और उन्होंने बताया कि हमारा जो ये एरिया जहाँ हम रहते हैं वो अर्थक्वेक जोन 3 में आता है, तो यहाँ पे कभी भी हो सकता है अर्थक्वेक। तो यहाँ के जो मतलब घरों की जो रचना है वो ऐसी बनाई है ताकि ये जो लकड़ियां लगाई है वो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करती है। मतलब अर्थक्वेक आया कुछ आया तो ये अर्थक्वेक का रेजिस्टेंस करने के लिए लकड़ियां ऐसे लगा दी है। तो ये हमें हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है जो हमें हमारे यहाँ से ही सीखने मिली, जो हम बहुत बड़े बड़े सिटीज में जाके नहीं सीख सकते, जो कॉलेज में भी नहीं बताते, बाद में पता चलता है सब कॉलेज में जाके। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। और क्वेश्चंस कुछ? हाँ चलती है, बहुत सारी है। हाँ हाँ चलती है, वो अभी भी चालू है, वर्किंग है। डेली रूटीन नहीं, इसके बारे में अभी तक हम लोग को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है वो, कभी जाना नहीं होता देवगढ़ में। हमारा एक मालवण तहसील में आता है, तो उस बारे में नहीं पता अभी तक। बिकॉज दूसरा जो फॉलोअप क्वेश्चन ये था कि काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग काफ़ी बार डैम वगैरह बनाते हैं, तो डैम में वो बनाने के पीछे इतनी मेहनत जाती है एंड एनर्जी फिर बाद में उतनी मिलती नहीं है। तो लाइक दैट उस हिसाब से ये पवन चक्की का एक्चुअली फंक्शनल है, यूजफुल है या नहीं है ऐसे? नहीं, वो रिलेटेड नहीं, अभी उसमें पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन जो डैम यहाँ पे बांधे हैं, अभी डैम की बात करें, जो सिंदूरी डिस्ट्रिक्ट में डैम डालते हैं, तो यहाँ पे डैम ऐसे रिवर पे नहीं डालते। जैसे एक मेरे ख्याल से सिंदूर में सिर्फ एक तिलारी रिवर पे ही एक डैम डाला है। तो बाकी जो डैम है ना, यहाँ पे अर्दन डैम्स हैं छोटे छोटे, जैसे धामपुर लेक एक अर्दन डैम है। तो यहाँ की जो सॉइल की टेंडेंसी है वाटर होल्डिंग की, ये 0% है। यहाँ पे 3000 mm बारिश गिरती है, लेकिन जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है पानी होल्डिंग की, वो 0% है। तो सपोज यहाँ पे अर्दन डैम्स नहीं होंगे, तो यहाँ का जो जितना वाटर है वो सब समंदर में चला जाएगा। तो पुराने जमाने में हर एक गांव में जाओ तो इसमें 3-4 डैम आपको दिखेंगे, अर्दन डैम्स। तो पानी को रोक के वो पानी को रिचार्ज करें, नहीं तो मई मंथ में भी यहाँ पे भी टैंकर से पानी लाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स हैं, अर्दन डैम्स जिसको हम बोलते हैं। Okay, one more question from Meena ma'am. What is the daily routine of university, or what is the schedule? Okay, अभी तो मतलब हम लोग फार्मिंग में है, सब लोग गाय के लिए घास लगा रहे हैं। तो मतलब जैसे गांव का रूटीन रहता है वैसे ही हमारा चलते रहता है। तो ऐसे डेली रूटीन ऐसा प्रिस्क्राइब ऐसे नहीं है कि 6 बजे उठना है, फिर 6 से 7 नाश्ता किया, फिर 7 से 8 कुछ क्लास है, या 8 से 10 आगे कुछ ऐसे कुछ सिलेबस या रूटीन नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो कुछ रूटीन है वो डिपेंड कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट डे क्या है, उस हिसाब से डेली रूटीन सेट होता है। तो नॉर्मली हाँ, हमारे यहाँ पे गाय है, 2 गाय हैं। तो सुबह उठ के पहले दूध निकालना होता है, गाय का गोटा साफ करके फिर दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद सिर्फ आगे नाश्ता वगैरह करते हैं, समय कुछ डिस्कस होता है कि आज पूरे दिन भर में सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कौन क्या काम कर रहा है, और उस हिसाब से फिर सब अपने अपने प्रोजेक्ट में लगते हैं। खेती करना है, या फिर कभी अलग अलग वेल्डिंग का काम है, या फिर कहीं गांव में जाना है कुछ स्टडी के लिए। तो डिपेंड उस दिन में क्या होने वाला है, उस हिसाब से फिर वो रूटीन सेट हो जाती है पूरे दिन भर की।
और फिर नॉर्मल जैसे गांव में बेसिकली ये क्या है ना कि वापस वो ऐसे नहीं देखते कि एक डेली रूटीन की तरह, जो गांव की जो लाइफ है उस हिसाब से एक चलता है। अभी हमारा एक ऑनलाइन स्टोर हम लोग ने स्टार्ट किया है कि स्वयं नाम से। तो उसमें जो हम लोग यहाँ पे चीजें बनाते हैं, यहाँ के जो बहुत सारे फल आते हैं यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे हम अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभी हम लोग का अभी चल रहा है कि कोकम का जो सीड्स है उससे हम लोग बटर बना रहे हैं। तो उसके ज्यादा ऑर्डर्स हैं, तो पूरा दिन हमारा इसमें ही चला जाता है। अभी सीड्स से बटर बनाना, उसके ऑर्डर्स हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर चलते हैं। तो डिपेंड सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे कुछ तय नहीं होता कि ऐसे ही होना है। एक तो ये है कि हाँ। what is the procedure if you want to come and stay at your place for 2 to 3 days, and is it हाँ। allowed? तो बेसिकली क्या है कि ऐसे कुछ एक वेबसाइट है हमारा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो वेबसाइट पे एक फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। उस फॉर्म में हम लोग को एक सिर्फ बाद में एक ईमेल आता है, तो ईमेल के थ्रू हम लोग आपको बताएंगे कि क्योंकि क्या है ना, डिपेंड हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता ही, ऐसे कुछ है नहीं। तो कैसे टाइम और देख के हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, फिर आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस ऐसे नहीं है। And how do you decide your project, next projects ऐसे? डिसाइड मतलब कभी दिमाग में कुछ आइडिया आ गई तो चलो काम करते हैं उसके ऊपर, ऐसे ही होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग अभी कोकम बटर की बात करें तो 3-4 साल पहले से हमारे यहाँ पे 2 पेड़ हैं कोकम के। कोकम तो आपको शायद पता होगा सब लोगों को, कोकम का फल। तो दाल वगैरह में हम लोग काफी बार यूज करते हैं। हाँ, दाल में वगैरह यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 पेड़ हैं कोकम के। तो जो उसका छिलका है, वो छिलका का यूज होता है जब हम दाल में या करी में वो डाल के खाते हैं। लेकिन उसके जो सीड्स हैं, वो सीड्स का क्या कर रहे हैं, ऐसे 3-4 साल पहले दिमाग में था कि उसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। तो फिर पता चला कि उसका सीड का बहुत अच्छा बटर बनता है। तो बटर बनता है तो फिर ठीक है चलो बनाते हैं। तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो गांव में किसी लोग को पूछा, तो ऐसे ही आया था कि पहले तो बनाते थे, अभी हम लोग नहीं बनाते। या फिर बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रोसेस है, नहीं होगा। तो ज्यादातर मतलब हमारे गांव में इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे कोकम के सीड्स हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्रो अवे प्राइस में उसको सेल करते हैं। 25 रुपीज केजी में इसको सेल करते हैं इस सीड्स को। तो लेकिन कोई कोकम बटर नहीं बनाता। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो हम लोग इसका कोकम बटर बनाएंगे। तो 3-4 साल हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो एक दिमाग में एक ऐसे आइडिया आई कि ये कोकम के सीड्स का बटर बनाना है। तो फिर उसके ऊपर सब लोग काम करना चालू किया कि पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कैसे बनाते हैं। फिर उसके ट्रायल एंड एरर हुए, बहुत सारे फेल गए। फिर एक बार बनाया तो लेकिन उसमें से तेल कम निकला। तो ऐसे बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर होता है। यही हमारा प्रोजेक्ट होता है, ट्रायल एंड एरर कर करके फिर एक प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेट हुआ। और वही हम लोग अभी उस कोकम बटर का चालू है कि कोकम बटर हम लोग जो अभी बना रहे हैं, तो हमारे घर में तेल ना आए। जो मार्केट से हम तेल लाते हैं, वो तेल के बजाय हम ये कोकम बटर को यूज करें, क्योंकि ये कोकम बटर बहुत न्यूट्रिशंस है। बहुत ज्यादा जो फैट नॉर्मली कोई भी तेल हम यूज करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ाता है, लेकिन ये कोकम बटर जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो और पहले अभी वो स्टडी करने के बाद ये भी पता चला कि हमारे पास 1880 का गैजेट है, ब्रिटिशों ने लिखा हुआ। उसमें मेंशन किया कि यहाँ पे सिंधु डिस्ट्रिक्ट में पहले तेल की बजाय यही यूज करते थे। और अभी गांव में हम लोग ने स्टडी किया तो पता चला कि साल भर में वो लगभग 10,000 रुपए तेल में खर्चा करते हैं, और ये रिफाइंड तेल यूज करते हैं। और ये रिफाइंड तेल कितना हानिकारक है अभी सब लोग को पता है। तो पैसा खर्चा करके कुछ हम लोग गलत ही यूज कर रहे हैं, उसके बजाय हम लोग बटर क्यों ना यूज करें। तो हम स्टार्टिंग हमारे खुद से कर रहे हैं, और हम लोग उसको, हमारा स्टोर भी है तो उससे हम लोग प्रमोट भी करते हैं। उसके सेल भी बहुत ज्यादा अभी उसके अच्छे रिजल्ट भी आए। तो फिलहाल यही रूटीन हमारा चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। एक स्टार्टिंग मैंने एक बताया
वैसे वेटलैंड का भी था। एक हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, तो उसको लेक के ऊपर स्टडी कर रहा था, धामापुर लेक के ऊपर। तो धामापुर लेक का सिर्फ स्टडी करने से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चालू हुआ। तो वेटलैंड का मूवमेंट ये एक स्टार्टिंग था धामापुर लेक का स्टडी। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट हम लोग खुद क्रिएट करते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट, कि एक स्टडी है लेकिन वो स्टडी पूरे डीप में करते हैं। पहले आप 3-4 साल पहले हम हमारे यहाँ पे आते और बोलते कि ये वेटलैंड का डेफिनेशन बताओ, या गांव में कितने पेड़ हैं ये बताओ, या पंछी कितने आते हैं बताओ। तो आप लोग की तरह, एक नॉर्मल लोग की तरह हम लोग को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन जब हम लोग ने इसका स्टडी किया, फिर ये सब चीजें हम लोग को पता चली। क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज क्या है, जैसे ये ड्रैगन फ्लाइज का जो हार्दिक भैया आए थे, तो ड्रैगन फ्लाइज फेस्टिवल एक मीट था। तो पहले हमारे लिए भी ड्रैगन फ्लाई मतलब सिर्फ वो उसको पकड़ना होता है और पीछे उसको एक दोरा बांधते थे, उसको छोड़ देते और हम लोग खेलते थे। लेकिन जब ये मीट हुआ तो पता चला कि अरे ड्रैगन फ्लाई का इम्पोर्टेंट कितना है। तो ऐसे स्टडी होते रहता है, ऐसे ही प्रोजेक्ट होते रहते हैं और काम चलता रहता है। Yeah, I would like to ask something. हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट हो और टीम में सपोज 2 ओपिनियंस हो कि आधे जन को इधर काम करना है, आधे जन को उधर काम करना है, तो कैसे डिसाइड होता है कि नहीं पहले इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे? तो मतलब अगर सॉरी, अगर 2 ओपिनियंस रहे तो फिर उसको कैसे टैकल करते हैं? हाँ, हमेशा होता है ऐसे। होते रहता है क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है तो झगड़े होते रहते हैं बहुत। फिर पर कुछ तो भी बीच में से मतलब कुछ तो भी रास्ता तो निकल जाता है। मतलब होता है ऐसे हमारे यहाँ पे। हर दिन भी बोल सकते हैं, हर दिन बोल सकते हैं या फिर डेली भी बोल सकते हैं कि एक दिन होता है कि नहीं आज हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और जरूरत है इतने लोगों की एक साथ काम करना है। जैसे हमारे बहुत बड़ा आंगन है, तो आंगन में काम करने के लिए बंदे तो लगेंगे, हम लोग कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे तो हम लोग 2 लोगों में डिवाइड हो गए और काम किया। लेकिन नॉर्मली जहाँ पे एक ही जगह पे सब लोग को काम करना है, तो जैसे अभी ये मृणाल छोटी है तो इसका हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि रोज का वही काम नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो कभी ये पेंटिंग करने बैठती है तो फिर उसको बोलना पड़ता है अरे आ जाओ यहाँ पे आपकी जरूरत है। तो ऐसे बहुत बार होता रहता है। फिर कहीं एक बेसिकली होता है ना कि हम एक इकट्ठा रहते हैं, तो बाद में हम लोग, हमारी एक ट्रिक हो गई, अभी एक सीक्रेट है इसको बताना पड़ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो अकेली रह जाती है। तो फिर बोलती है कि ठीक है मेरे सब लोग भाई इसमें काम कर रहे हैं तो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। तो वो भी आ जाती है और फिर एंजॉय करने लगती है उस काम में। तो वो सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं कि वो खुद ही रियलाइज करे कि एक टीम में काम करना है या अलग से काम करना है। तो हम उसको लेक्चर नहीं देते। हम इसको जब हम ज्यादा लेक्चर देने बैठे ना तो फिर वो उसका दिमाग खराब होता है, तो वो कभी नहीं करेगी। उसको जब हम बोले, ये छोटी थी ना तब उसको हमारे जब हम सब लोग थे तब वो क्या करती थी कि जो उसको नहीं बोले ना तो वो पहले जाके करती थी। उसको ये नहीं करना है तो बोलती थी नहीं, वो बाद में जाके 100% वो करेगी। तो हम लोग ने अलग ट्रिक निकाली, हाँ वो उसको ऐसे ही करो, उसको ये करो। तो हम लोग उसको नहीं करना नहीं बोलते थे, उसको ये करो ऐसे बोलते थे। तो सिचुएशन आपको सिखाती है कि आपको कैसे इसको हैंडल करना है। तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको उस हिसाब से हम लोग हैंडल करते हैं, उसको समझाते हैं या फिर वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो रियलाइज करे ये उसको किस और प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स कौन सी प्रायोरिटी अभी इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए, तो प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो डिस्कशन होते हैं, अभी डिस्कशन होने के बाद प्रायोरिटी सेट करते हैं कि फिर ये प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम लोग को काम करना है। तो बेसिकली ज्यादातर डिस्कशन में सब डिसाइड होता है। तो ऐसे है बेसिकली। ग्रेट। क्वेश्चन क्या है इनका? Yes. It answers my question. Yeah. I was asking how we have leader like, क्योंकि हमारी joint family है तो बिल्कुल कोई तो भी एक चाहिए, नहीं तो फिर सब मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए है मतलब वैसे देखे तो लीडर तो है, जैसे दादा ताई है
तो हम लोग अभी छोटे हैं, उनके एक्सपीरियंस है जो घर में बड़े हैं, तो डेफिनेटली हमारे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तब, लेकिन डिसीजन हमेशा नहीं बोल सकते। डिस्कशन होने के बाद भी वो कुछ स्ट्रेस करते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना है, तो डेफिनेटली हम लोग बड़ों का सुनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि वो ही बोलेंगे तो हम लोग अपने को करना है। अभी जैसे कि ऐसे होता है कि अभी ज्यादातर गांव में हम दोनों जाते हैं, कुछ भी अगर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है तो अभी हमारा चल रहा है कि गांव के जो महिला वगैरह है, यूथ है, तो उनको साथ में लेके क्या अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो फिर हम गांव में जाके आते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर डिस्कशन घर पे होता है कि ठीक है अब अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। तो फिर उसमें तो बहुत सारे फिर डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं, फिर वो बोलते नहीं उसको ऐसे तरीके से उनको समझाओ, तो हमारा नहीं रहता है, नहीं हम रोज उनके साथ रह जाते हैं तो नहीं हम उनको ऐसे तरीके से समझाना ज्यादा अच्छा होगा। तो मतलब ऐसी चीजों पे होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पर फिर ये भी देखा जाता है कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा जानता है, तो फिर उसको उस सब्जेक्ट में डिसीजन लेने दो। पर जैसे कि अभी कोई यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, जैसे अभी मोहम्मद भैया जो है वो ज्यादातर उसका जो दिमाग है वो इंजीनियरिंग का है, तो मेरा जो है वो ज्यादातर म्यूजिक और लिटरेचर का है, या फिर विश्वास भैया जो है तो उसका मिट्टी का कंस्ट्रक्शन का है। तो अभी वो कोई मिट्टी के कंस्ट्रक्शन पे अगर मैं जाके बोलूंगी नहीं इस पत्थर को ऐसे ही लगाना है, तो उसमें जरूर हमारा झगड़ा होता है, वो बोलता है नहीं ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब ऐसे हो जाता है। पर फिर बिल्कुल, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी एक जॉइंट फैमिली है और हमने डिसाइड किया कि ये फैमिली ऐसे ही हमें जीना है, हमने चूज किया है, तो फिर एक जॉइंट फैमिली में लीडर होता ही है और वो होना चाहिए एक्चुअली ऐसे जो हम इसके बारे में देखें ना, तो पहले के जमाने में एक बुजुर्ग लोग रहते थे, वो बुजुर्ग लोग एज ए दृष्टा जैसे काम करते थे कि एक आगे जाके क्या होने वाला है उनको शायद पता था, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू पता रहता है कि ये स्टेप ऐसे करोगे तो आगे जाके ये रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे दादा ताई है, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने साल काम किया है और बड़े हैं हमारे से, तो एक जॉइंट फैमिली में एक होता ही है। तो आपको कहीं भी एक जॉइंट फैमिली को साथ करते समय एक कोई ना कोई लीडर जो चाहिए, वो चाहिए आपको एक संस्कार देने के लिए या डिसिप्लिन देने के लिए, वो लगता है। लेकिन आजकल हम लोग जो सिटी लाइफ है वो डिवाइड होते रहते हैं, हम लोग को कोई बड़ों का साथ नहीं चाहिए, तो ये बहुत गलत है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि बड़े जो हैं ये संस्कार देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारे जॉइंट फैमिली का मेन यही है कि हम लोग सब एक साथ रहें। और जो दादा ताई है वो एक बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनसे हमेशा डिस्कस करके ही डिसीजन लिया जाए। प्लस इसमें एक आर्ट भी है, मतलब हमेशा हम जो बोलते हैं माय स्पेस, तो यहाँ पे ऐसा मतलब बिल्कुल कुछ जाके है, पर मतलब वैसे माय स्पेस नाम का यहाँ पे मतलब इतना नहीं है जितना सिटी में है। तो अभी वो जो आर्ट है, जैसे कि अगर उसके मन का नहीं है तो मैं वो कैसे एडजस्ट कर लूंगी, हमें ये एडजस्ट करने की आदत ही नहीं है ना, मतलब कि नहीं ये मेरी स्पेस है मुझे मिलनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर में एक आर्ट भी आ जाती है कि अगर ठीक है, अगर सामने वाला अगर गुस्सा है या उसको अगर यही चाहिए, तो हम उसको कैसे मतलब टैकल कर सकते हैं, हम उसके लिए कैसे कुछ कर सकते हैं, मतलब। तो ये एक आर्ट भी हमारे अंदर आ जाते हैं। कभी कभी हमारा भी मतलब गुस्सा थोड़ा ये हो जाता है, हम झगड़ते भी है, पर बाद में कोई ना कोई तो भी एक उसको रियलाइज कर लेता है, मतलब। तो हर एक के अंदर यहाँ पे वो आर्ट है अपने बड़ों के साथ भी कैसे बात किया जाए, क्योंकि सपोज उनको हमारी बात को बताना है कि ऐसे नहीं ये ऐसे होना चाहिए, तो एक आर्ट भी है उसको समझाने की, तो वो भी हम सीखते रहते हैं हमेशा। तो एक बेसिकली जैसे एक संबंध बन जाता है ना आपका एक दूसरे के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आप सीखते रहते हैं और वो वैसे होता रहता है। और वो बड़े भी हमेशा बड़े ही नहीं रहते हैं, वो मतलब जब हमारे साथ काम करना आता है तो वो हमसे भी छोटे हो जाते हैं। तो मतलब ये बहुत बैलेंसिंग सब है यहाँ पे। ओके, सो द थिंग इज कि अभी ऑलरेडी 10:55 हो गया है। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिल जाता सब लोगों को, तो देन वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट सेशन। बट आई थिंक द नेक्स्ट सेशन पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग इन, तो व्हाट वी कैन डू इज इफ यू नीड अ ब्रेक, तो देन हम लोग ये 5-10 मिनट के लिए ये मीटिंग क्लोज करते हैं, we'll open the next meeting and then we'll join in the other link. ठीक है? ओके,
चलेगा। एवरीवन हु इज हियर, आप लोगों को जो भी मैसेज मिला होगा उसमें दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के लिंक्स होंगे। तो वी हैव मोहम्मद एंड मृणालिनी अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, तो वी कैन कंटिन्यू दिस इंटरेक्शन, सो यू डोंट नीड टू लूज आउट। ठीक है, इफ नॉट तो मैं यहाँ पर वापस एक बार कॉपी कर देता हूँ लिंक, एंड वील मीट अगेन इन अराउंड 10 मिनट्स। और किसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी हम लोग ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा इंटरेक्शन से होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हम ही बोलते रहे या इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज सच एन इंस्पायरिंग सेशन। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। So thank you, we'll meet again in around 5-10 minutes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. It was a very good session, wonderful session. Thank you. So she is my mother. She is the one who started this I am school. Hardik's mom. Oh, hi ma'am. No, the first line is not there. Like Bhubaneswar ma'am was saying कि जो कार बड़ा पार्ट है बड़े कार में, और तो welcome the flowers on earth. आवाज नहीं आ रही है कुछ। Yeah, it was a very nice session, very informative, and very good, Mrunal. Very nicely presented. अभी तक सिर्फ धामापुर और आप लोगों के बारे में सुना था, अभी आने का बहुत मन हो रहा है और भी ज्यादा। बिल्कुल जरूर आइए। Yes, ma'am, we will go there. Yeah, we'll all go there. Yes. बिल्कुल जरूर आइए और seems टाइम like a निकाल के dream आइए, place. मतलब यस। और आप टाइम निकाल के आइए जब भी आएंगे तो हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको और भी ज्यादा। Sorry, I couldn't hear you. हेलो। Yeah. Can you please repeat? हाँ, मतलब आप ज्यादा टाइम निकाल के आइए तो हम लोग बहुत ज्यादा चीजें आपको दिखा सकते हैं और शेयरिंग हो सकता है। Yeah, our teachers are really excited. अब सबका मन हो रहा है जाने का। बिल्कुल। Okay, thanks a lot. थैंक यू। आदि भाई, हम लोग मिलते हैं फिर 5 मिनट में वापस आते हैं। ओके, थैंक यू।